गुड इवनिंग एवरीबॉडी। देखिए हम लोग अभी जो प्रीलिम्स हुआ है यूपीएससी का, उसके हम लोग जो क्वेश्चन पेपर है वो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे कि पॉलिटी का मैंने किया, उसके बाद फिर मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया और आपको बताया कि हमारा जो अप्रोच होना चाहिए वो क्या अप्रोच होना चाहिए। लेकिन आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ में, वो टॉपिक हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो टॉपिक जो है, जैसे कि जो आपका सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के साथ साथ एक यूपीएससी का सीएपीएफ का भी एग्ज़ाम होता है। तो इन सभी एग्ज़ाम्स में क्या पूछा जाता है, एक निबंध का पेपर होता है, मतलब निबंध पूछा जाता है। अगर आप सीएपीएफ के एग्ज़ाम में अगर आप शामिल हो रहे हैं तो उसमें जो ऐसे का पेपर होता है, जीएस का जो सेकंड पेपर होता है उसमें ऐसे का पेपर होता है, जो असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट होती है वहाँ, और आईएएस एग्जामिनेशन में तो एक सेपरेट पेपर है और जो कि ऐसे का पेपर है। देखिए हम प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएं, लेकिन हमारी प्रीलिम्स क्वालिफाई करने से ही सफलता जो है हमें नहीं मिलेगी जब तक कि हम सिविल सर्विसेज में फाइनल सिलेक्शन हमको जब तक नहीं मिलता है। तो इम्पोर्टेंट हमारे लिए प्रीलिम्स क्वालिफाई करना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में एक फाइनल सिलेक्शन प्राप्त करना। तो हर एरिया, हर मोर्चा जो होता है, सभी फ्रंट पे हमें काम करना है, और जो फ्रंट आपका वीक होगा वहीं से जो है आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। वो फ्रंट आपको जो है वहीं पे आपको जो है मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, आपके लिए चैलेंजेस खड़े हो जाएंगे। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन के लिए जब हम प्रीलिम्स क्वालिफाई होकर मेंस एग्जामिनेशन में जाएंगे तो हमारे लिए ऐसे क्या होता है और ऐसे का कंट्रीब्यूशन क्या होता है आपके सिविल सर्विसेज में, ऐसे होता क्या है, कैसे उसका हमें प्रिपरेशन करना चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसका नेचर क्या है, ये सारी चीज़ों पर हम भी डिस्कशन करेंगे। और एक अच्छा ऐसे हमें कैसे लिखना चाहिए और हम कैसे लिख सकते हैं। तो आज का मुद्दा आपको समझ में आया होगा। आज का लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो उसको ध्यान से चीज़ों को समझिए और आप जो है उनको नोट डाउन भी करते जाइए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या बात कर रहे हैं, हम सबसे पहले ये बात कर रहे हैं कि जो ऐसे होता है, जो निबंध होता है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ऐसे का जो पेपर है, हम लोग अभी बात कर रहे हैं ऐसे के पेपर की बात कर रहे हैं। ऐसे का मतलब क्या होता है, इसको हम बोलते हैं हिंदी में निबंध, ठीक है, निबंध, ऐसे पेपर। और ऐसे पेपर जो होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि यूपीएससी का एक सीएपीएफ का भी एग्जाम होता है, वहां भी निबंध आता है, वहां भी हमें लिखना होता है ऐसे। और वहां पर जो है 6 एसेज पूछे जाते हैं, 6 एसेज में से 4 ऐसे आपको लिखने हैं और एक ऐसे 20 मार्क्स का होता है। तो टोटल जो है वहां पे जो ऐसे होते हैं, टोटल वहां पे जो ऐसे होते हैं, सीएपीएफ के एग्जाम की बात कर रहा हूं, तो सीएपीएफ के एग्जाम में जो यूपीएससी के एग्जाम होता है उसमें जो है 80 मार्क्स के आपके ऐसे होते हैं। 80 मार्क्स का जो है 4 एसेज आपको लिखने हैं 6 एसेज में से, और ये 300 वर्ड्स में लिखने हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जीएस सेकंड पेपर में इसका कंट्रीब्यूशन होता है। लेकिन अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं कि जो ऐसे के बारे में हम चर्चा करेंगे, उसका हेल्प आपको सीएपीएफ में मिलेगा। बट हम लोग अभी जो कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं वो कर रहे हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए, सिविल सेवा परीक्षा के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बेटा ये है कि एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम है और एक रिटन एग्जामिनेशन है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम और रिटन एग्जामिनेशन में क्या फर्क होता है? ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपका नॉलेज टेस्ट हो गया, आपको क्या नॉलेज है। लेकिन जो रिटन एग्जामिनेशन होता है, रिटन एग्जामिनेशन जो है वो इंपॉर्टेंट ये
इम्पॉर्टेंट है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका जो व्यक्तित्व है, उसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। देखिए पर्सनैलिटी कैसे पता चलती है? पर्सनैलिटी तब पता चलती है जब आप किसी के साथ डिस्कशन करते हैं, जब किसी के साथ आप बातचीत करते हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी का पता चलता है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आप सोचते कैसे हैं, आप कितने अच्छे इंसान हैं, ये तभी पता चलता है। तो ये एक तरीके से मैं देखा जाए तो पर्सनैलिटी का एक रिटन टेस्ट है, एक रिटन एग्जामिनेशन है। तो मैंने आपको क्या बताया, ऐसे का पेपर क्या है, आपकी पर्सनैलिटी का रिटन एग्जामिनेशन है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब पर्सनैलिटी कैसे बनती है, पर्सनैलिटी इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? पर्सनैलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट ये बात आती है कि हर व्यक्ति लाइफ में, जीवन में कुछ लोगों के अंदर ईगो होता है, जिसको हम बोलते हैं अहंकार, और कुछ लोगों को हमेशा जीवन में एक लर्निंग प्रोसेस है कि हमेशा जीवन में कुछ सीखते रहना है। तो आपकी पर्सनैलिटी में एक लर्निंग प्रोसेस होना चाहिए इन योर लाइफ। मरते दम तक इंसान को सीखना चाहिए। कभी भी इंसान जो है भगवान नहीं बन सकता है, ईश्वर नहीं बन सकता है। तो पहला पर्सनैलिटी में क्या होना चाहिए, मैं सीक्वेंस वाइज आपको सारी चीजें बताऊंगा, लेक्चर को ध्यान से सुनना है। और जो आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं, जब भी आप इस पेपर में लिखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें आपको ऐसे मिलेंगी जिससे आपको जो है आप काफी अपने आप को एक कंफर्टेबल फील करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपकी पर्सनैलिटी में क्या होना चाहिए, एक लर्निंग प्रोसेस होना चाहिए इन योर लाइफ। जीवन में सीखने, जीवन में हमेशा क्या करते जाना है, हमें सीखते जाना है। जीवन में गलतियां भी होती हैं, मिस्टेक्स भी होती हैं बहुत सारी, लेकिन जो आदमी मिस्टेक करके भी नहीं सीखता है उसको हम भोंदूराम कहते हैं। अगर जीवन की साधारण भाषा में कहें उसको बुद्धू कहते हैं, उसको बेवकूफ कहते हैं। गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन जो व्यक्ति उनसे सीखता है वही आगे बढ़ता है। जीवन का लर्निंग प्रोसेस यही है। तो आपकी पर्सनैलिटी में पहली चीज मैंने आपको क्या बताया, क्या पॉइंट बताया, लर्निंग प्रोसेस इन योर लाइफ। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, दूसरा इंपॉर्टेंट जीवन में एक आपका वे ऑफ लाइफ होना चाहिए। वे ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है, अगर हम बात करें तो वे ऑफ लाइफ का मतलब क्या है? वे ऑफ लाइफ का मतलब होता है जीवन जीने का तरीका, कि आप किस ढंग से जीवन जीते हैं। हर आदमी का अपना अपना तरीका है। तो कुछ लोगों का एक ऐसा तरीका होता है जिसमें अनडिसिप्लिन्ड है, उनके जीवन में कोई वैल्यूज नहीं है। क्या नहीं है? वैल्यूज। ठीक है, वैल्यूज क्या होती है? ठीक है, मूल्य क्या होते हैं? कुछ मूल्यों को लेके चलते हैं, कुछ वैल्यूज को लेके चलते हैं। ठीक है, और हर व्यक्ति के अंदर क्या होती है, एक थिंकिंग एबिलिटी होती है, एक सोचने का ढंग होता है। अब सोचने का ढंग का मतलब क्या हो गया, कुछ निगेटिव थिंकिंग भी होती है व्यक्तियों के जीवन में। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो हमेशा क्या करते हैं, हमेशा निगेटिव सोचते हैं, उनकी सोच निगेटिव होती है, वो हमेशा गलती सोचते हैं। लेकिन कुछ लोग हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग में रहते हैं, उनको कुछ भी मुश्किल हो, मतलब एक ये भी पर्सनैलिटी है कि आप एबनॉर्मल सिचुएशन में भी कैसे नॉर्मल रहते हैं, यही तो पर्सनैलिटी है। तो पर्सनैलिटी का ये क्या है, पर्सनैलिटी का ये जो है रिटन एग्जामिनेशन है, आप ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, आपके जो व्यक्तित्व है, आप कैसे सोचते हैं, उसका एक रिटन एग्जामिनेशन है। जो ऐसे की हम बात कर रहे हैं, ये तो हमने थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है, लेकिन हम लोग जो ऐसे के पेपर की बात कर रहे हैं, हमारा जो ऐसे का पेपर है, निबंध का पेपर है, ये क्या कंट्रीब्यूट करता है, इसका क्या कंट्रीब्यूशन है। तो सबसे पहले ये जो पेपर है ये आपका 250 मार्क्स का है। ठीक है, मैंने आपको CAPF के एग्जाम के लिए बताया कि वो 80 मार्क्स का है। ठीक है, वहाँ कितने ऐसे होंगे, वहाँ जो ऐसे होंगे वो 6 ऐसे होंगे जिनमें से आपको 4 पे लिखना है, और ईच 300। ये मैंने CAPF के लिए बताया, पर चूंकि हम लोग यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए, तो निबंध लिखने का तो एक ही जैसा है। ये तो मैंने आपको थोड़ा नेचर के बारे में बताया, उसके मार्क्स के बारे में बताया, तो हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए।
सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में 250 मार्क्स जो है, और ये 3 आवर्स का होता है। कितने का होगा? 3 आवर्स का पेपर होगा आपका, ये 250 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें जो है आपके 2 पार्ट होंगे, ठीक है, पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है, पार्ट ए और पार्ट बी, भाग 1 और भाग 2। तो पार्ट ए में जो है ये 4 एसेज होंगे, पार्ट ए में 4 एसेज होंगे, 4 निबंध होंगे, और पार्ट बी में भी 4 निबंध होंगे। मतलब 4 टॉपिक आपको इधर मिलेंगे और 4 टॉपिक आपको उसमें मिलेंगे। तो टोटल एसेज कितने आएंगे? 8 आएंगे, जिसमें से आपको एक पार्ट में से एक ऐसे लिखना होता है। आप जिंदगी में आपने निबंध कब लिखा था? तब लिखा होगा जब आप 8th में पढ़ रहे होंगे, 9th में पढ़ रहे होंगे, 7th में, 6th में, और उसके बाद से आपने कोई निबंध नहीं लिखा, क्योंकि आपको जरूरत भी नहीं पड़ी। अभी जरूरत पड़ेगी क्योंकि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ऐसे लिखना होगा। और जब आपको ऐसे लिखना होगा तो आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि नहीं साहब ऐसे लिखना है, हम ऐसे लिख देते हैं। तो जब आप ऐसे लिखेंगे तो वैसे मार्क्स मिलेंगे। मतलब क्या मतलब हो गया? मतलब ये हो गया कि हमको ऐसे की तैयारी ऐसे नहीं करनी है। फिर कैसे करनी है? हमें कैसे करनी है? हमें हमारी जो प्रिपरेशन करनी है वो बहुत सीरियस होके करनी है। सीरियस का मतलब मैच्योरिटी के साथ में। सीरियस का मतलब गलत मत समझिए आप, ठीक है? सीरियस का मतलब होता है कि लाइफ में कुछ लोग सीरियस नहीं होते हैं। बच्चे कुछ हंसते रहते हैं हमेशा, लाफिंग, आपने देखा होगा। जितने छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी क्लास में आप जाइए, वो बिना ही मतलब में हंसने लगेंगे। ये चीज आपने नोटिस की होगी। और जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे आपका जो चेहरे की जो मुस्कान है, जो आप हमेशा हंसते थे, वो गायब हो जाएगी। तो निबंध एक ऐसा टॉपिक है जहां पे आपको क्या हो, चिंतन करने की जरूरत है। चिंतन कौन करता है? जो मैच्योर होता है। उसको एक थिंकिंग एबिलिटी की जरूरत होती है, एक मैच्योरिटी की जरूरत होती है। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं कि जो आपको ऐसे लिखने हैं, तो ऐसे जो है कितने मार्क्स का होगा? 250 मार्क्स का होगा, ठीक है? तो इसमें एक ऐसे कितने का होगा? 125 मार्क्स में होगा। दूसरा कितना होगा? 125 मार्क्स में होगा, ठीक है? ये बात यहाँ पे आप क्लियर करिए। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि हमें कोई भी जो निबंध है सब कितने वर्ड्स में लिखना है। तो आप ये समझ लीजिए कि जब हम ऐसे लिखेंगे तो ये 1000 वर्ड से लेके, ठीक है, 1000 शब्द से लेके और ये 1200 शब्द तक हमको लिखना है, ठीक है? कितने में लिखना है? एक ऐसे जो है हमको 1000 से लेके और 1200 तक या 1200 में हमको जो है वो निबंध को लिखना है, एक निबंध। तो 2 हो गए, तो टोटल कितना हो गया? 2000 से लेके 2000 वर्ड से लेके और 2400 वर्ड्स। इतना क्लियर हुआ आपको? अब सवाल होता है क्या कि आपके पास जो टाइम है, तो मैंने आपको क्या बताया, टाइम आपके पास 3 आवर्स है। तो 3 आवर्स का टाइम का मतलब क्या हो गया कि आपको टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना है कि 1.5 आवर में क्या करना है आपको? 1.5 आवर में एक ऐसे लिखना है और 1.5 आवर में दूसरा ऐसे लिखना है। तो ठीक है साहब, हम ये भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए। हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्या प्रैक्टिस होनी चाहिए? कि हमें जो 1200 वर्ड्स में लिखना है या 1200 में लिखना है या फिर 1000 वर्ड्स में हमको लिखना है, तो हमें कैसे पता चले कि 1200 वर्ड्स हो गए या 1000 वर्ड्स हो गए या 300 हो गए हैं? ये शब्दों का कैसे पता चले? तो मोटा मोटी तौर पर हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे CAPF का एग्जाम है तो वहां 300 में आता है, ठीक है? तो एक A4 साइज के पेपर में 100 वर्ड्स आते हैं। ये मोटा मोटी तौर पे आप मान के चलिए। तो मतलब 1200 में आपको लिखना है, 1200 का मतलब 12 पेज हो गए। तो क्या 12 पेज लिख लिए या 1200 लिख लिए तो क्या आपको लगता है कि आपने 12 पेज कंप्लीट किए और आपको मार्क्स मिलेंगे? ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है?
क्या आपने बोला कि नहीं सर मैं तो 10 पेज लिखे हैं? तो देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है क्वालिटी और एक होता है क्वांटिटी। दो चीजें समझिए आप, एक होता है क्वालिटी और एक होता है क्वांटिटी। तो हमें कभी भी निबंध लिखते समय क्वांटिटी को ध्यान नहीं देना है, क्वांटिटी को फोकस नहीं करना है, हमें फोकस करना है क्वालिटी को। जब आपकी क्वालिटी होगी और आपने 10 पेजेस में भी लिखा है तो आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे जितने की जिसने 1200 वर्ड्स में 1200 शब्दों में जिसने लिखा है। तो कहने का मतलब है कि हमें निबंध लिखते समय हमेशा जो है क्या काम करना है, हमें हमेशा जो है ऐसा लिखना है कि हम उस चीज को क्वालिटी ओरिएंटेड चीजों को हम एग्जामिनर के सामने रख सके, बता सके, समझा सके। चलिए अब पहले मैं आपको यहां पे एक चीज बता दूं कि अब तक के जो टॉपर्स हैं, ठीक है, हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं आईएएस टॉपर्स की बात करते हैं। तो आईएएस टॉपर की जब हम बात करेंगे तो आईएएस टॉपर की जैसे मान लिया आप लिख सकते हैं, तो आईएएस टॉपर जो है, और ये आईएएस टॉपर हैं 2019 के, जिनका नाम है प्रदीप सिंह। आईएएस टॉपर 2019 में 2019 में प्रदीप सिंह हैं, इनको मार्क्स मिले थे 140 मार्क्स, 140 मार्क्स, ठीक है। प्रदीप सिंह को 140 मार्क्स मिले थे। प्रदीप सिंह जो कि आईएएस टॉपर थे, और ये आईएएस टॉपर थे 2019 के। तो इन्होंने अपना जो ऐसे में स्कोर किया था, ये ऐसे में स्कोर किया था इन्होंने 140 मार्क्स आउट ऑफ 250, ठीक है साहब। उसके बाद आप देखेंगे कि जो आईएएस जो एग्जामिनेशन हुआ था 2020 का, तो यहां पे आप देखेंगे एक 2020 के जो आईएएस टॉपर थे उनका नाम है शुभम कुमार, ठीक है। मैं किसकी बात कर रहा हूं, हम बात कर रहे हैं आईएएस एग्जामिनेशन जो हुआ था, या यूपीएससी का जो एग्जामिनेशन हुआ था, मेंस एग्जामिनेशन, और ये 2020 के टॉपर की मैं बात कर रहा हूं, 2020 के टॉपर की बात कर रहा हूं। तो 2020 के टॉपर का नाम क्या था, शुभम कुमार, ठीक है। शुभम कुमार इनका नाम था, और इनको 1 मार्क्स, शुभम कुमार इनका नाम था, और इनको जो मार्क्स मिले थे वो 134 मार्क्स मिले थे, 134 मार्क्स, ठीक है। आपको बाद में मुझे कंक्लूजन बताना है आप सभी को, इसलिए मैं मार्क्स लिख रहा हूं कि आखिर हमको मार्क्स कितने लाने चाहिए, इससे हमें ये पता चले और हमें समझ में आएगा कि हमें कितने मार्क्स की तैयारी जो है हमें सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में हमें लाने चाहिए। ऐसा ही अगर आप देखेंगे तो 2021 के एग्जाम की बात करूंगा, 2021 के जो आईएएस टॉपर थे उनको मार्क्स मिले थे 132 मार्क्स, ठीक है। हम सिर्फ टॉपर्स के हर साल के मार्क्स की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे 2016 में जो टॉपर को मार्क्स मिले थे वो 142 मिले थे, 2016 की बात कर रहा हूं, 142 मार्क्स जो हैं 2016 के टॉपर्स को मिले थे। तो 2016 के जो टॉपर थे उनको 142 मार्क्स मिले थे। उसी प्रकार से 2015 में जो मार्क्स मिले थे टीना ढाबी को, वो मिले थे 145 मार्क्स, 145 मार्क्स जो है 2015 के जो आईएएस टॉपर थी उनको जो मार्क्स मिले थे वो मार्क्स मिले थे 145। 2014 में अगर हम 2014 की बात करें तो 2014 में आईएएस टॉपर थी, उनका नाम था ईरा सिंघल। ईरा सिंघल
और उनको जो मार्क्स मिले थे 160 मार्क्स मिले थे। सोचिए आप, 160 मार्क्स जो है इनको यहाँ पे मिले थे। उसके बाद हम देखेंगे आईएएस 2013 की बात करेंगे। आईएएस 2013 की बात करेंगे या यूपीएससी एग्जामिनेशन 2013 में जो टॉपर थे उनका नाम था गौरव अग्रवाल। गौरव अग्रवाल को जो मार्क्स मिले थे वो 135 मार्क्स मिले थे। ठीक है, उसके बाद 17 का मैंने आपको बताया, 17 के एग्जाम में, 17 और 18 में, 2017 के एग्जाम में और 2018 के एग्जाम में, यहाँ पे 2017 के जो टॉपर थे उनको मार्क्स मिले थे 155 और 2018 के जो टॉपर थे, आईएएस टॉपर 2018 में, उनको जो मार्क्स मिले थे 2018 में, तो 2017 में जो टॉपर थे उनका नाम था अनुदीप और 2018 में जो टॉपर थे उनका नाम था कनिष्क कटारिया। उनको मार्क्स मिले थे 133। तो ये जो मैंने आपको मार्क्स बताए हैं, ये जो मैंने मार्क्स आपको समझाए हैं यहाँ पे, इसके पीछे क्या उद्देश्य है मेरा? इसके पीछे उद्देश्य है, उसके पीछे ऑब्जेक्ट ये है कि आपको अब तक ये समझ में आ गया होगा कि हमें कितने मार्क्स लगभग जो है ऐसे के पेपर में कितने मार्क्स लेके आने चाहिए। तो कुछ आप मुझे मैसेज करके बताएं कि सर लोएस्ट से और मैक्सिमम कितने हैं, और जनरली एन एवरेज जो है आपको मुझे मैसेज करके बताना है कि एन एवरेज जो है वो कितने मार्क्स टॉपर्स के द्वारा लाए गए हैं, क्योंकि ऐसे का पेपर एक ऐसा पेपर होता है जिसका सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता है। इसमें सिर्फ आपको टॉपिक पे लिखना है, ठीक है, लिखना है आपको। तो आप मुझे ये बताइए कि कितने मार्क्स की जो है लगभग जरूरत आपको होनी चाहिए। ये चीज़ आप अगर मुझे बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं आपके मैसेज का वेट कर रहा हूँ सभी लोगों का कि आप लोग मुझे एन एवरेज कितने मार्क्स आपको लाने हैं वो आप मुझे बताएंगे। फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि जो कितने से ऊपर मार्क्स लाने चाहिए, थोड़ा सा ये आप मुझे बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने बताया है, आप अगर आंसर देंगे, देखिए कोई भी जो है एग्जाम जो ऐसे का पेपर होता है, तो कोई भी ऐसे का जो पेपर होता है उसमें एग्जामिनर क्या सोचता है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप निबंध का पेपर लिख रहे होते हैं, ऐसे का पेपर लिख रहे होते हैं, तो एग्जामिनर क्या करेगा? एग्जामिनर विल पे स्पेशल अटेंशन। उसने क्या किया है? आपको टॉपिक दे दिया है, उसने क्या किया है? आपको टॉपिक दे दिया है और बताया कि भाई 300 में लिखना है या आपको 1200 में लिखना है। उसने आपको टॉपिक दे दिया है और टॉपिक देने के बाद जो है फिर आपको क्या करना है? आपको उस टॉपिक पे अपने आइडियाज और आपको विचार अपने लिखने हैं। सभी लोगों का मैसेज नहीं आया, देखिए अभी ये गलत बात है। ठीक है, सब लोग अगर आप नहीं बताएंगे तो मुझे कैसे समझ में आएगा कि आपको कैसे पता चला है। मैंने आपको मार्क्स इसीलिए लिखा है ना कि आपको एक आइडिया लगे कि कम से कम कितना स्कोर करना है, वो तो आपको बताना पड़ेगा ना। अदरवाइज लेक्चर का क्या मतलब है? अदरवाइज लेक्चर का क्या मतलब है? तो यहाँ पे एग्जामिनर विल पे स्पेशल अटेंशन। आपको एक टॉपिक दिया है तो एग्जामिनर क्या क्या चीजों का ध्यान रखेगा, ये चीज आपको समझिए। इस चीज को हमें समझना है। तो क्या समझना है? समझना ये है कि पहला तो ये ध्यान देगा, एबिलिटी पे ध्यान देगा। ठीक है, एबिलिटी। कौन सी एबिलिटी? एबिलिटी का मतलब क्या होता है? एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता, एबिलिटी टू थिंक, एबिलिटी टू थिंक। तो मैंने आपसे पूछा कि बताइए जीवन क्या है?
मैंने आपसे पूछा कि जीवन क्या है, तो कुछ नहीं सर, कलरफुल है, मस्त है, एंजॉय कर रहा है, क्या टेंशन, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। किसी से पूछा गया, मैंने एक टॉपिक दिया कि जीवन क्या है, तो आपने बोल दिया सर कुछ नहीं, मस्त चल रहा है सब कुछ, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, सब कुछ है, भगवान का दिया सब कुछ है मेरे पास, ठीक है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है। तो ये थिंकिंग एबिलिटी हो गई, मतलब आपके अंदर ईगो है कि मेरे पास सब कुछ है, ठीक है। दूसरा क्या बोलेगा, थिंकिंग एबिलिटी बोलेगा सर जीवन क्या है, कुछ नहीं, पूरे जीवन में गम ही गम भरा है, दुखों का पहाड़ है, हम तो जी रहे हैं, बस काट रहे हैं अपनी लाइफ को, कुछ नहीं सर, सब बकवास है सर, कोई किसी का नहीं है, मैंने देख लिया है। अब देखो जीवन क्या है, एक बोल रहा है कि नहीं साहब गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है मेरे पास, और एक बोल रहा है कुछ नहीं साहब, गम है, कुछ नहीं है जीवन में। तो अब मान लीजिए किसी ने बोला कि जीवन क्या है, सर लर्निंग प्रोसेस है सर, जीवन से कुछ सीखते हैं, पर डे कुछ सीखते हैं, तो आपकी थिंकिंग एबिलिटी क्या होगी, आपकी थिंकिंग एबिलिटी क्या होगी, थोड़ा हटके होगी। मैं थोड़ा सिंपल भाषा में आपको समझाना चाहता हूँ, सिंपल भाषा में, कि जीवन क्या है, बस वहीं से हमने थी एबिलिटी टू थिंक, कि जिसके जो टॉपिक आपको दिया है उसके बारे में आप कैसे सोचते हैं, आपका नजरिया क्या है, आपका अप्रोच क्या है। तो अप्रोच आपको समझ में आया, क्या अप्रोच होना चाहिए, थोड़ा सा तो आइडिया मिला होगा। अप्रोच ये होना चाहिए कि वो एक राइट डायरेक्शन में हो, एक मैच्योरिटी लेवल पे हो। अब जो आदमी जिस नजरिए से देखेगा उस नजरिए से उसको एक्सप्लेन करेगा, जो वो जैसा सोचेगा वो वैसा आपको एक्सप्लेन करेगा, जैसा उसने देखा होगा, जैसा उसने समझा होगा। अब मान लिया फॉर एग्जांपल अगर हम डेमोक्रेसी के बारे में बात करें, लोकतंत्र की बात करें कि डेमोक्रेसी क्या है, ठीक है, तो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन बहुत सारे लोगों ने दी है। कुछ लोग बोलते हैं कि डेमोक्रेसी क्या बकवास है, लोग संसद में आते हैं, गपशप करते हैं, बातचीत करते हैं, चले जाते हैं, भाग जाते हैं, उनको इंटरेस्ट नहीं जनता से। तो ये थोड़ी नहीं आंसर हो गया, आपने किताब पढ़ी, डेमोक्रेसी के बारे में बहुत सारा सोचा, और आप अप्रोच ही गलत दे रहे हैं डेमोक्रेसी का। और वही डेमोक्रेसी का एक रट्टा रटा है डेफिनेशन, क्या कि डेमोक्रेसी क्या होता है, जनता के लिए होता है, जनता के द्वारा होता है, मालूम है ना आपको, वो बचपन से हमने पढ़ा है, वो हमने लिख दिया, हाँ आपको मार्क्स मिलेगा लगता है आपको। थोड़ा सा समझिए आप इस बात को, एबिलिटी टू थिंक। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि हमें कोई भी चीज सीखनी है, मैंने आपको एबिलिटी के बारे में बताया, पहला पॉइंट एबिलिटी टू थिंक, हमको राइट डायरेक्शन में सोचना है, पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचना है, और हमें आगे जाके एक सिविल सर्वेंट बनना है, या हमें यूपीएससी के एग्जाम क्लिक करना है। तो एग्जाम क्लिक करने के लिए हमारी जो सोच होनी चाहिए वो उस डायरेक्शन में होनी चाहिए। मान लिया मैंने बोला कि बताओ यार गवर्नमेंट की स्कीम्स, मान लिया मैंने आपको दे दी, अब मान लिया वो आदमी सोचेगा नहीं यार वो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है उनसे क्या होता है, सब करप्शन होता है, सब खा लेते हैं, बंदर बांट होता है, ये होता है, वो होता है, नहीं सब स्कीम मत करो, किसी को फायदा नहीं हुआ। बोलो, या मान लिया पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, क्या किया जाए साहब, पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, क्या किया जाए, कुछ नहीं साहब, बीमारी फैला तो मरवा दो लोगों को, सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक दिन में एक चुटकी में हो जाएगा सब सही। तो ये सॉल्यूशन है क्या, पॉपुलेशन का सॉल्यूशन क्या आप ये दे सकते हैं, बोलो आप। तो आपकी थिंकिंग एबिलिटी यही तो है कि आप सॉल्यूशन क्या ढूंढते हैं। अब अगला जो पॉइंट है वो है, एक होता है कंस्ट्रक्टिव माइंड, कंस्ट्रक्टिव लिख सकते हैं आप, कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव का मतलब समझते हैं ना आप। अगर हम कोई चीज है, जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि मान लिया फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है आपके पास, छोटा बच्चा है, और छोटा बच्चा जो है उसने अपने सारे खिलौने फैला दिए घर में, ठीक है, सारे खिलौने फैला दिए, तो आप उसको बोलेंगे बेटा थोड़ा इनको अरेंज करके रखो ना सही से, तो वो अरेंज करेगा उनको,
सिस्टमेटिक ढंग से रखेगा, अपने डॉल, अपने जो भी टॉयज होंगे उनको सजा के रखेगा, हर चीज को सिस्टमेटिक रखेगा। ये हो गया कंस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्शन में क्या हो गया, वो क्या करेगा, तोड़ेगा, उसकी गर्दन निकालेगा। पहले आया समझ में, उसकी गर्दन निकालेगा, उसका सब कुछ उसका जो है बुरा हाल कर देगा, या चीजों को क्या करेगा, चीजों को इधर उधर फेंक देगा। तो आप बच्चों को हमेशा क्या सिखाते हैं, देखो आप बच्चों को क्या सिखाते हैं, बच्चों को ये सिखाते हैं कि बेटा चीजों को ठीक से अरेंज करो, है ना, सिखाते हैं ना। क्या सिखाते हैं, अगर आप उसको, ठीक है, अगर आप उसको कंस्ट्रक्टिव तरीके से चीजों को सिखाएंगे तो कैसे चीजों को बनाया जाए, कैसे हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। हमेशा लोग समस्याओं पे बात करेंगे, प्रॉब्लम्स पे बात करेंगे कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, 50 प्रॉब्लम है। मैंने आपको बोला कि आज आपको ये टॉपिक करना है, सर आज तो थोड़ा सा नींद आ गया था बहुत ज्यादा, इसलिए नहीं पढ़ पाया आज। अगर कोई ना कोई ऐसे एक्सक्यूज देंगे कि वो ऐसा फील होगा कि नहीं साहब ये इनकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और जो जो ऐसे लोग जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो कोई एक्सक्यूज नहीं देते, वो सिर्फ अपने काम को करते हैं। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। क्या समझ में आया? पहला पॉइंट क्या बताया, एबिलिटी टू थिंक। अब कौन सी एबिलिटी होगी, जो टॉपिक आपको दिया गया होगा। तो अब टॉपिक तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट समझ तो लो कि जो टॉपिक दिया गया है उसमें हमें क्या करना है, हमें थिंकिंग जो हमारी एबिलिटी होनी चाहिए वो एक राइट डायरेक्शन में होनी चाहिए। दूसरी बात मैंने आपको बताया कंस्ट्रक्टिव वे में सोचना है। तीसरा जो मैंने आपको बताया कि क्या होता है, तीसरा जो है, मान लिया हम बात करेंगे, थर्ड जो नंबर है वो है आइडियाज। आइडियाज, आइडियाज का मतलब क्या होता है, विचार। आइडियाज, तो आइडियाज हमको कैसे करना है, हमारे आइडियाज कैसे होने चाहिए, हमारे आइडियाज कंसाइज होने चाहिए, हमारे विचार कंसाइज होने चाहिए। कंसाइज का मतलब आप कोई आइडिया दे रहे हैं, आप कोई विचार बता रहे हैं, ठीक है, किसी टॉपिक पे आप कोई आइडियाज दे रहे हैं। तो आइडियाज आप कैसे देंगे, आइडियाज जो आप देंगे वो कैसे देंगे, संक्षेप में देंगे। ऐसा नहीं कि आप आइडियाज दे रहे हैं, देते जा रहे हैं, यही समझ में नहीं आया कि कौन सा आइडिया दे रहे हैं। आप पूरी स्टोरी बता रहे हैं बट कुछ कंक्लूजन ही नहीं निकल रहा है। आइडियाज ऐसे होने चाहिए, टू द पॉइंट आइडियाज होने चाहिए। और उसके बाद वो आइडियाज ऐसे होने चाहिए, लॉजिकल होने चाहिए। ठीक है, मान लिया फॉर एग्जांपल मैंने आइडिया दिया, क्या आइडिया दिया कि साहब ग्लोबल वार्मिंग की बहुत प्रॉब्लम चल रही है, हम ऐसा करते हैं, हम एनडीसी देते हैं। अब ये टॉपिक मैंने पढ़ा है इसलिए मैं आपको एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ कि मैंने बताया कि नहीं साहब हम क्या करते हैं, हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं, नेट जीरो का जो टारगेट रखते हैं वो हम 2070 रखते हैं। ये हमारे आइडिया है कि हमें ग्लोबल वार्मिंग से कैसे क्या करना है, ग्लोबल वार्मिंग से कैसे निपटना है। मतलब ये जनरली टॉपिक जो है, जो आजकल सोशल इश्यूज चल रहे हैं, जो प्रॉब्लम चल रही हैं, हम वैसे डिस्कस कर रहे हैं। या पॉलिटी है, पॉलिटी में क्या होता है, पॉलिटी में अक्सर आपने देखा होगा कि आपने एक नाम सुना होगा पलटू राम, ठीक है, या बहुत फेमस डायलॉग है ये, पलटू राम। जानते हैं आप इस चीज को? तो अब नहीं जानते तो कुछ नहीं कर सकता हूं मैं, लेकिन पॉलिटिक्स में क्या होता है, आया राम गया राम होता है। आया राम गया राम का मतलब होता है कि एंटी डिफेक्शन। इंडियन पार्लियामेंट में आपने देखा होगा कि जब सरकार बनती है तो लोग ये ट्राई करते हैं कि दूसरी पार्टी में कैसे चले जाएं, कैसे मिनिस्टर बन जाए। ठीक है, तो पार्टी को चेंज करना, दल बदल करना, ये भारतीय लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में एक सबसे बड़ी क्या रहा है, एक परंपरा सी रही है। फिर संसद ने कानून बनाए, संसद ने लॉज बनाए, ठीक है, उसको द्वारा उसको क्या किया गया, उसको रोकने का प्रयास किया गया। हम पॉलिटी की बात करें, अब फॉर एग्जाम्पल साइबर क्राइम है, ठीक है, सीएपीएफ के एग्जाम में साइबर क्राइम पे उन्होंने पूछ लिया, बताइए लिखिए आप, या डेमोक्रेसी के ऊपर लिख लिया, या उन्होंने पूछा कि जो प्रवासी भारतीय होते हैं, इंडियन डायस्पोरा होते हैं, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो हमें आइडियाज देने, हमें विचार देने,
तो अभी हमें आइडियाज कैसे देने हैं, हमको जो आइडियाज बताने हैं वो बताने हैं कैसे, लॉजिकली। कैसे बताने हैं? लॉजिकली। लॉजिकली मतलब तार्किक रूप से, तार्किक तरीके से। देखिए आपने आइडिया दिया कि सर ऐसा करते हैं, हम यूपीएससी के एग्जाम को तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, हम टॉप बन जाएंगे, टॉप कर जाएंगे हम आईएएस एग्जामिनेशन में। ये तो आपके आइडिया हो गए ना कि सर हम पढ़ेंगे, हम कम से कम 12 घंटे पढ़ेंगे डेली, ये हमारा आइडिया है, ये हमारा विचार है, हम ऐसे पढ़ेंगे वैसे पढ़ेंगे। लेकिन लॉजिकली सोचो जरा, भाई साहब 24 आवर्स होते हैं, 8 घंटे की नींद होनी चाहिए आपकी, क्योंकि अगर आप 8 घंटे नहीं सोएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये जो है ना मेमोरी लॉस होने लगेगा आपका। याद रखो, अगर आपकी नींद पूरी नहीं है तो बीमारियों से घिर जाएंगे आप। वैसे तो स्टूडेंट को ऐसा नहीं है, स्टूडेंट के लिए 6 घंटे की नींद सफिशिएंट होती है, लेकिन कुछ बच्चों को 8 घंटे की लगती नहीं है। एक स्वस्थ इंसान को 8 घंटे सोना चाहिए, लेकिन सोचते नहीं साहब मुझे तो 12 घंटे सोना है, तो जीवन में आप कुछ नहीं कर सकते। हर चीज की लिमिट होती है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको लॉजिकली बताना होगा कि सर देखिए मुझे 8 घंटे किसके लिए चाहिए, जो 24 घंटे होते हैं 24 आवर्स, तब डिवाइड कर लो 8 8 8। देखो आपने आइडियाज दिए कि मुझे आईएएस एग्जाम क्रैक करना है, मैं कैसे करूंगा, आपने अपने पॉइंट्स रखे कि आइडियाज दिए कि मैं बहुत सिंपल एग्जांपल से मैं बता रहा हूं आपको। पहले किसी को आप कोई भी आइडिया दोगे उसको तब तक समझ में नहीं आएगा, तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप उसको लॉजिकल वे में नहीं रखोगे। ठीक है, एक बताया कि मान लिया एडवोकेट ने बोला, जज कोर्ट में बोला सर ये चोर है, ये चोर है, ठीक है, तो अभी आपको लॉजिकली एविडेंस प्रस्तुत करने होंगे, बताने होंगे कि नहीं साहब देखिए ये एविडेंस है, ये एविडेंस है, ये एविडेंस है, तभी तो कोई बात मानेगा आपकी। अभी अगर मैं बात करूं कि साहब हमने ये डिसाइड किया है कि हम जाएंगे, हमारी आइडिया क्या है, हमारा आइडिया ये है कि हमारी जो कह सकते हैं ग्रीन हाउस इमिशन है उसको हम कम करेंगे, ये हमारा आइडिया है। हम ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट को कम करेंगे, ये हमारा आइडिया है। हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया नेट जीरो का टारगेट हमने रखा है 2070 पे, ये हमारा आइडिया है। हमने पंचामृत रखा है, हमने लाइफस्टाइल मिशन लाइफस्टाइल, ये हमारा आइडिया है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन ये हमारा आइडिया है। हाइड्रोजन फ्यूल होगा, ये हमारा आइडिया है। क्या बात समझ में आ रही है आपको? क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ये सब हमारे क्या है, आइडियाज हैं। तो ठीक है आइडियाज है, बट लॉजिकली वो कितने सही हैं, तार्किक रूप से कैसे सही है, तभी बात बनेगी, तभी आप किसी चीज को समझा पाएंगे आप। तो उसमें क्या होना चाहिए, आपको लॉजिकली चीजों को बताना है। तो पॉइंट क्या रखा आपने, क्या क्या रखा, एबिलिटी टू थिंक। दूसरा क्या बताया, कंस्ट्रक्टिव वे। तीसरा क्या बताया मैंने आपको, आइडियाज प्रेजेंट करने हैं, बट आइडियाज क्या होने चाहिए, कंसाइज होने चाहिए, और उसके पीछे लॉजिकल या लॉजिकली अगर हम कहेंगे तो वो लॉजिकली होने चाहिए। लॉजिकली का मतलब क्या होता है, तार्किक, लॉजिक होना चाहिए, ग्राउंड होना चाहिए कि सर हम क्या कर रहे हैं, हमने अपने एनडीसी सबमिट कर दिए, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम ग्रीन फ्यूल के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम हाइड्रोजन मिशन चला रहे हैं, ये हमारा टारगेट है कि हम इतना हाइड्रोजन फ्यूल का प्रोडक्शन करेंगे, हमारा टारगेट है, ये हमने डिसाइड किया है। हम उसके लिए क्या कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या पॉइंट बनता है, बातों को समझिए, आइडियाज के साथ साथ लॉजिक, और लॉजिक के साथ साथ इफेक्टिव वे। अगर हम फॉरेन पॉलिसी की बात करें, मान लिया हम फॉरेन पॉलिसी की बात करें, तो फॉरेन पॉलिसी का मतलब फॉरेन पॉलिसी में या विदेश नीति में, तो विदेश नीति में हमने क्या बताया कि साहब हमको अपने जो फॉरेन अफेयर्स हैं वो दूसरे कंट्रीज के साथ अच्छे करने हैं।
अच्छे संबंध स्टैब्लिश करने हैं। तो अच्छे संबंध स्टैब्लिश करने, गुड रिलेशन मेंटेन करने हैं, हमारे आइडियाज हो। अब आइडियाज जो है हम क्या करेंगे, आइडियाज को हम लॉजिकली कैसे अपने दूसरे देशों के साथ में हम कैसे अच्छे से अच्छा संबंध बनाएंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि उनका इंप्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है। हमने सपना तो सजा लिया कि नहीं हाइड्रोजन फ्यूल, बट हम क्या कर रहे हैं, रियलिटी में हम क्या कर रहे हैं। तो आपको रियलिटी में बताने होंगे कि भारत सरकार ने भी क्या क्या, कि साहब हम सोलर एनर्जी के लिए कर रहे हैं, तो भारत सरकार ने कौन कौन से प्लांट स्टेब्लिश किए हैं, भारत सरकार ने कौन कौन से प्लांट स्टेब्लिश किए हैं, भारत सोलर एनर्जी के लिए क्या कर रहा है, इंडिया जो है विंड एनर्जी के लिए क्या कर रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? गवर्नमेंट ने कौन कौन से मिशन बनाए हैं, हम सोलर एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो भारत ने क्या किया है, आईएससी की बात कर सकते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात कर सकते हैं आप, इंडिया का क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान लिख सकते हैं आप, गवर्नमेंट की स्कीम्स लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या अभी किसानों के लिए है, तो किसानों के लिए हम बता सकते हैं फर्टिलाइजर्स के लिए हमने क्या क्या किया है, ठीक है। एक ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए गवर्नमेंट क्या प्रयास कर रही है, क्या एफर्ट्स कर रही है। हम चाहते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए क्या करना चाहिए, क्या हुआ है, क्या आइडियाज हमारे पास है, दूसरे कंट्रीज में क्या हो रहा है, दूसरे देशों में क्या हो रहा है, और हमारे जो हम उनको कैसे इफेक्टिवली हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, या कैसे हम अपने आइडियाज को लॉजिकली और इफेक्टिवली कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, यही टेस्ट है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि जो सब्जेक्ट्स आपने चुना है, जो सब्जेक्ट आपने चूज किया है, तो सबसे पहले तो अब जैसे मान लियो फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि चलो लिखो द पोस्टमैन, टेबल लिखो, ठीक है। मैंने आपको बोल दिया काऊ पे निबंध लिखो, गाय पे निबंध लिखो, माय आइडियल स्कूल टीचर उस पर निबंध लिखो, और दूसरा मैंने एक टॉपिक दे दिया जीवन क्या है, उस पर निबंध लिखो, व्हाट इज लाइफ। एक सिंपल एग्जांपल बता रहा हूं, तो व्हाट इज लाइफ, जीवन क्या है, अगर आप उस पर निबंध लिखेंगे और एक पोस्टमैन पे निबंध लिखेगा, तो यहीं पे क्या हो जाएगा, यहीं पे ये एग्जामिनर स्पेशल अटेंशन पे करेगा कि भाई आपने कौन सा टॉपिक चूज किया है, मतलब आपकी मैच्योरिटी लेवल क्या है, ये भी डिपेंड करता है, ये भी डिपेंड करता है। तो जनरली आप देखो, जनरली लोग किस पे लिखेंगे, ऐसे एक साधारण उस पे लिखेंगे, एक सिंपल जो सबको आता हो, जो सबको आता हो उसी पे लोग निबंध लिखेंगे। बट अगर आपका टॉपिक थोड़ा अलग होगा, हटके होगा, तो मतलब एग्जामिनर को ये समझ में आएगा कि ये इंसान थोड़ा मैच्योर इंसान है, इसके अंदर थोड़ी मैच्योरिटी है। क्या मेरा पॉइंट समझ में आया आपको ये? तो यहां भी एक फैक्टर होता ही होता है, क्या होता है कि एग्जामिनर विल पे अटेंशन, एग्जामिनर विल पे अटेंशन टू द कैंडिडेट्स, टू द कैंडिडेट्स grasps of his or her material, its relevance to the subjects, its relevance to the subject। जो सब्जेक्ट्स आपने चूज किया है, जिसको आपने सिलेक्ट किया है, उसका रेलेवेंस क्या है, उसका महत्व क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो मतलब जब हम कोई भी निबंध लिखेंगे, तो निबंध लिखने में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमें अपने आइडियाज को सीक्वेंस में लिखना है, सीक्वेंस में। सीक्वेंस का मतलब हर चीज का सीक्वेंस होता है, कि जैसे मान लिया आप इंटरव्यू पैनल में गए, तो आप जाके डायरेक्टली ये तो नहीं बोलेंगे सर मेरा नाम XYZ है। एग्जामिनर अगर आप इंटरव्यू पैनल में जा रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या बताएंगे, सबसे पहले आप ये बोलेंगे सबसे पहले आप क्या बोलेंगे, मैं कम सर, ये स्टार्टिंग हो गया ना। या एक बायोडेटा बना रहे हैं तो उसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे। तो एक सीक्वेंस होता है हर चीज का, तो ऐसे का भी एक सीक्वेंस होता है कि जब आप अपने आइडियाज को लिखेंगे तो एक सीक्वेंस में लिखेंगे, एक ऑर्डर में लिखेंगे।
ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, कभी भी ऐसे का पेपर हो तो सबसे पहले वही सब्जेक्ट्स पर हमको लिखना चाहिए जिस सब्जेक्ट्स पर हमारी पकड़ हो, होल्ड हो, हम जानते हो। जब तक हम नहीं जानेंगे, जब तक सब्जेक्ट्स के बारे में हमको पता नहीं होगा, तब तक हम लिख कैसे सकते? नहीं लिख सकते। अभी आपने पढ़ा, टॉपिक पढ़ा, मान लिया मैंने आपको फॉर एग्जांपल मैंने एनर्जी के बारे में बताया कि चलो लिखो, तब थोड़ा बहुत तो लिख सकते हैं क्योंकि आपने पढ़ा है। लेकिन मैं कोई ऐसे टॉपिक पे बता दूं, ऐसे टॉपिक पे बता दूं जो आपने कभी पढ़ा नहीं है और उस पर बोलूं कि ऐसे लिखो, नहीं लिख पाएंगे आप। अब देखो, एक चीज इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊं, वो क्या बताना चाहता हूं, वो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, एक होता है ऐसे का पेपर और एक होता है जीएस का पेपर। देखो, ये जीएस के पेपर होते हैं आपके और एक ऐसे का पेपर होता है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? दोनों के बीच में ये डिफरेंस है कि जीएस का प्रिपरेशन जब आप करेंगे, जीएस के जो भी टॉपिक आपको आते हैं, आपने उनको ठीक से पढ़ा है तो आप आंसर लिख सकते हैं। जीएस में आप आंसर लिख सकते हैं। बात समझ में आई आपको? जीएस में आप आंसर लिख सकते हैं क्योंकि आपने पढ़ के आए हैं, आप जानते हैं उसके बारे में। लेकिन ऐसे के पेपर में कोई ऐसा टॉपिक दे दिया गया, पूछा उन्होंने, एक सिंपल टॉपिक बता रहा हूं, फ्यूचर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। मान लिया उन्होंने पूछा कि फ्यूचर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी या रिलेवेंस ऑफ इंडियन डायस्पोरा। सिंपल की बात, सिंपल टॉपिक की बात कर रहा हूं कि रिलेवेंस ऑफ इंडियन डायस्पोरा फॉर इंडियन इकोनॉमी, ऐसा कुछ भी टॉपिक आ जाता है। या उन्होंने पूछा कि फ्यूचर एनर्जी रिसोर्सेस, पोटेंशियल फ्यूचर एनर्जी रिसोर्सेस इन इंडिया। मान ऐसा कुछ भी टॉपिक है, तब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से जो आपने पढ़ा होगा ना, वो थोड़ा बहुत अरेंज करके कुछ ना करके आप लिखने का प्रैक्टिस करके लिख देंगे, लिखेंगे। तो यही क्या होता है कि जो जीएस में जो टॉपिक होते हैं, एनर्जी हो गया, डेमोक्रेसी हो गया, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, ऐसे जो भी टॉपिक हैं, या साइबर क्राइम हो गया, या इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, ये सारे टॉपिक कहीं ना कहीं आपने जीएस के पेपर में, जीएस 1 की जब आप तैयारी करेंगे, जीएस 2 की तैयारी करेंगे, जीएस 3 की तैयारी करेंगे, जो आपने पढ़ा है, तो अगर उनसे रिलेटेड टॉपिक आपसे पूछे जाते हैं तो आप क्या होंगे, एक अच्छी स्थिति में होंगे और सभी लोग जो है उस निबंध को कर पाएंगे, लिख पाएंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने जीएस में पढ़ा, आपको नॉलेज है और जाके आपने एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे लिखा, ठीक ठाक नहीं होगा। बट हाँ, अगर आपने थोड़ा प्रैक्टिस किया है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया है, आप अच्छा ऐसे लिख पाएंगे, सभी लोग लिख पाएंगे क्योंकि सबने पढ़ा है। पॉलिटी से ऐसे आया तो सब लोगों को लगेगा हाँ यार, पॉलिटी के बारे में तो पढ़ा है हमने, लिख के आएंगे। इकोनॉमी से मान लिया एफडीआई के ऊपर आ गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर आ गया, लिख लेंगे आप। या मान लिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर आया, सिंपल सी बात कर रहा हूं, आप लिख लेंगे। ज्योग्राफी के ऊपर आया, मान लिया साइक्लोन क्या है कि इंडिया में साइक्लोन का टॉपिक लेके उन्होंने कुछ निबंध पूछ लिया, आप लिख लेंगे, बिकॉज ये टॉपिक जो है रिलेटेड है डिजास्टर मैनेजमेंट से आ गया, ये टॉपिक जीएस के, इसलिए आप ऐसे भी लिख पाएंगे, आराम से लिख पाएंगे, मतलब कोशिश करेंगे। मैं फिर से बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि आपने जीएस पढ़ा है आप ऐसे भी डायरेक्टली लिख लेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपने थोड़ा प्रैक्टिस किया है तो ये मान के चलिए कि आप एक अच्छा ऐसे लिख ही पाएंगे, बिल्कुल लिख पाएंगे आप। लेकिन एक बात बताओ, सोचने वाली बात नहीं है, सोचने वाली बात यह है कि यूपीएससी ने क्या किया है, यूपीएससी ने जो जीएस का पेपर डिजाइन किया है, यूपीएससी ने जो आपसे जीएस का पेपर आपसे पूछा जाएगा, जो जनरल स्टडीज का पेपर है, जीएस 1 से लेके 1, 2, 3, जब जीएस का टेस्ट यहाँ पे हो रहा है, जीएस 4, जब जीएस का टेस्ट यहाँ पे हो रहा है,
और वही जीएस के टॉपिक लेके यहाँ पे ऐसे पूछा जाए तो फिर क्या मतलब रहेगा? क्योंकि जनरल स्टडीज का टेस्ट तो ऑलरेडी हो ही रहा है ना, जीएस 1 में भी हो रहा है, जीएस 2 में भी हो रहा है, जीएस 3 में भी हो रहा है। सीएपीएफ के एग्जाम में जीएस में के फर्स्ट पेपर में तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ ही रहे ना, वो तो पढ़ ही रहे हैं। अब जीएस 2 में उन्होंने जो है आपसे पूछे कि भाई 300 वर्ड्स में आप जो है इस टॉपिक पे लिख के दिखाइए, तो वहीं पे आप क्या हो जाएंगे, अपने आप को फील करेंगे नहीं बाबा ये मेरी बस की बात नहीं है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं आपने थोड़ा सा ठीक से पढ़ा है, क्योंकि आपको पता है कि कौन सा ऐसे पूछते हैं, ऐसे टॉपिक उन्होंने पूछ लिए, हाँ ठीक है लिख पाएंगे आप, ये लिख पाएंगे आप। बट आईएएस के एग्जामिनेशन में यूपीएससी ने ये डिसाइड किया है कि सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना है, एक प्लेटफॉर्म पे सबको लेके आना है, कि कहीं भी कोई भी ऐसे टॉपिक नहीं देने हैं जो जीएस से कोरिलेट करते हैं। मतलब जब आप ऐसे के पेपर में जाएंगे तो आप ब्लैंक हो जाएंगे, सब ब्लैंक हो जाएंगे, सबको फील होगा अरे ये तो हम नहीं लिख पाएंगे। क्यों नहीं लिख पाएंगे? बिकॉज जीएस का आपको हेल्प नहीं मिलेगा, जो आपने जनरल स्टडीज में पढ़ा है उसका हेल्प आपको ऐसे के पेपर में नहीं मिलेगा। तो यहां पे क्या हो गया, एक ऐसे की जो आपको ऐसे लिखने की जो एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए वो तुरंत चेक हो जाएगी। अभी आजकल ट्रेंड क्या चला है? आजकल ट्रेंड यही चला है कि आप कितनी भी कोशिश करें, आप कितना भी ऐसे पढ़ लें, आप ऐसे के पेपर में अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करेंगे, बिकॉज वो सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश की गई है, ताकि ऐसे के लिए जो क्वालिटी चाहिए, ऐसे के लिए उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट उनकी पूरी हो। कोई आदमी अपने एक्सप्रेशन देता है, अब जैसे मान लिया मैं आपको पढ़ा रहा हूं और मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप मेरी बातों को सुन रहे हैं। क्यों सुन रहे हैं? बिकॉज मैं अगर अपने एक्सप्रेशन जो मैं दे रहा हूं आपको, कि मेरे एक्सप्रेशन एग्जैक्ट होने चाहिए, मेरे एक्सप्रेशन एग्जैक्ट होने चाहिए। एग्जैक्ट का मतलब क्या है? एग्जैक्ट का मतलब ये है कि मैं आपको कहीं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं, अभी थोड़ी देर अभी ज्योग्राफी पढ़ा दिया, फिर तुरंत मैंने इकोनॉमी स्टार्ट कर दिया, फिर तुरंत मैंने एनवायरमेंट स्टार्ट कर दिया, फिर तुरंत मैंने दूसरा कोई टॉपिक स्टार्ट कर दिया और मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं, तो आपको ये समझ में आएगा यार ये सर क्या कर रहे हैं, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, ये ऐसे पढ़ा रहे हैं कुछ और पढ़ा रहे हैं, मतलब कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है मुझे। आप बोर हो जाएंगे, आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि नहीं यार, राइट। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि मुझे अपने जो मैं टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको स्टार्टिंग में बोला कि मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं, तो मेरा पूरा जो लेक्चर होना चाहिए वो ऐसे के ही ओरिएंटेड होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? कि जो टॉपिक आपको एग्जामिनर देता है, जो टॉपिक पे बात करना चाह रहा है वो आपसे कि नहीं बताइए आप, लिखिए आप, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको उस पर स्टिक रहना है। कभी होता यह है कि जब हम ऐसे लिखते हैं तो हम कहीं से स्टार्ट करते हैं कहीं पहुंच जाते हैं, हमको ये समझ में नहीं आता है कि हम क्या बताना चाह रहे हैं एग्जामिनर को, क्योंकि क्या होता है एक फ्लो होता है ना। निबंध हम लिखते हैं तो क्या करते हैं, निबंध हम लिखते हैं तो क्या करते हैं, हाँ गाय सिंपल सा है, गाय हमारी माता है, ठीक है, वैदिक धर्मों में गाय को बहुत महत्व दिया जाता था, ठीक है, और जिसके पास गाय रहती थी वो बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि हिस्ट्री की बात कर रहे हैं आप, कि बहुत ज्यादा वो क्या हो जाता था, बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि धनवान होता था, पैसे वाला होता था। गाय का हमारा बहुत कह सकते हैं कि हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा उसका इंपॉर्टेंस है। हाँ ये बात अलग है कि गाय जो है वो मीथेन गैस, समझ रहे ना, ग्रीन हाउस गैस की बात करेंगे आप कि मीथेन करती है, वो इन्वायरमेंट के लिए बहुत नुकसानदायक है, जब उसके आप डिमेरिट्स लिखेंगे। ये सोच रहे हैं ना आप, भाई गाय के इंपॉर्टेंस को हिस्ट्री में आपने बताया,
फिर ठीक है, उसके डिमेरिट्स आपने किस में बता दिए, एनवायरमेंट में बता दिए कि नहीं साहब वो तो मीथेन गैस निकालती है, वो तो हमेशा मुंह चलाती रहती है, ये भी उसका नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, तो मुंह चलाती तो उससे मीथेन निकलता है, तो कोशिश ये करनी चाहिए उसके मुंह चबाना बंद कर दिया जाए। क्यों ऐसा कुछ करना चाहिए ताकि मीथेन गैस ना निकले। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मीथेन गैस कम से कम निकले। तो ये क्या ये सही आइडिया है? आप बताओ मुझे। आपने एक तरफ सोचा, एक तरफ आपने किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा। फिर आपको देखो, फिर आपको एक स्कीम बतानी होगी, कौन सी वाली। अभी वैसे आप 6 और 7 में अगर आप लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, गाय हमारी माता है, उसके 4 पैर होते हैं, ठीक है, वो हमको दूध देती है, हम दूध पीते हैं, हम पौष्टिक होते हैं, दूध बहुत ही अच्छा होता है, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, हमारी मम्मी तो हमको डेली पिलाती हैं, ठीक है, हम तो शाम को दूध पी के सोते हैं, हमारे तो पापा भी दूध पीते हैं, ठीक है, दादा तो पहले से ही पीते थे। तो हम बचपन में ऐसे निबंध लिखते थे, लिखते जाते थे, टीचर ही बोलता था हाँ फर्स्ट क्लास, अच्छे मार्क्स आ गए आपको। लेकिन आपको लगता है यहाँ पे आप ऐसा कुछ लिख पाएंगे? आपको लगता है? बोलो, ऐसा लगेगा ही नहीं आपको। भाई ये यूपीएससी के एग्जाम है, मैं एक सिंपल तरीके से बता रहा हूं। गाय के ऊपर भी अगर आपको निबंध लिखना है, एक छोटा सा टॉपिक लेके मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। तो आप शुरुआत इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, क्या बताएंगे कि गाय का हमारे जीवन में प्राचीन काल से महत्व है, एंशिएंट टाइम से, वहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, वैदिक पीरियड से स्टार्ट कर सकते हैं, और वैदिक पीरियड से स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आप बता सकते हैं कि गाय के बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं। मैं छोटे से एग्जांपल इसलिए क्योंकि आपने बचपन में लिखा है, ठीक है। हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या बताएंगे, फिर आप गाय के इंपॉर्टेंस को डिफरेंट हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, गवर्नमेंट की स्कीम्स लिख सकते हैं, गवर्नमेंट की स्कीम बता सकते हैं। अभी आपको स्कीम पढ़ी है, देखो कौन सी, गोकुल योजना, वो पढ़ाई थी ना, गोकुल स्कीम, कि गाय के संवर्धन के लिए, गाय की जो 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 उसकी नस्लें हैं उनको संवर्धन के लिए, उनके कंजर्वेशन के लिए हमने स्कीम चलाई ना अभी। उसके बाद फिर आप किसकी बात कर सकते हैं, गोवर्धन स्कीम की बात कर सकते हैं। देखो मैंने आपको इन्वायरमेंट का एंगल भी बता दिया, स्कीम्स की बात भी बता दी, ठीक है। गाय के प्रोटेक्शन के लिए क्या होना चाहिए, गाय आजकल कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं, गाय आजकल कौन कौन से प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, या गाय के लिए कौन कौन से कानून बनाए गए हैं भारत में। कंक्लूजन में क्या होना चाहिए, कंक्लूजन में ये होना चाहिए कि गाय के लिए हमें क्या करना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए, एक अपना आइडिया, कंक्लूजन। क्या होता है, सारे टॉपिक पे आप जानते हैं गाय के बारे में, उनके प्रति कानून क्या है, कौन कौन से कानून लाए गए हैं, उनके रक्षण के लिए क्या है, सरकार की योजनाएं क्या है, राइट। ऐसे करके आप बता सकते हैं। कोई हमने हमारे यहाँ गाय की क्या पॉपुलेशन क्या है, थोड़े फैक्ट्स भी डाल सकते हैं, और फिर उसके बाद बता सकते हैं कि हम दूध उत्पादन में, हमारा मिल्क प्रोडक्शन में कितना रैंक है। ये सब जीएस की बातें हो गई, और ऐसे करके निबंध लिख सकते हैं। ये थोड़ा स्टैंडर्ड निबंध हो गया, नहीं लगता आपको? नहीं लगता आपको? बताइए तो क्या लगता है आपको? कहने का मतलब है, देखो ये आपको नॉलेज मिला, ये आपको नॉलेज मिला, ये आपको नॉलेज मिला, ये आपको नॉलेज मिला, हमको सीक्वेंस में अरेंज करना है इस नॉलेज को। ये सारी चीजों को मिलने के बाद एक आपके माइंड में जो एक पिक्चर क्रिएट होगी, वो पिक्चर हमको दिखानी है एग्जामिनर को। और हम कैसे दिखा सकते हैं, जब उस टॉपिक पे हमारा पकड़ होगा, होल्ड होगा। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? होल्ड कब होगा, कब होल्ड होगा? होल्ड तब होगा जब हमको, अब हम, सर आप कोई भी टॉपिक बताइए, हम निबंध लिख देंगे, तो क्या हो गया? ऐसा तो है नहीं कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हैं, ये चैट जीटीपी का प्रयोग कर रहे हैं, आपके दिमाग में आपने फिट कर लिया चैट जीपीटी आपने फिट कर लिया यहाँ पे आपको जो भी टाइप करो फटाक से निकल के आता है। आपके अंदर एक एबिलिटी होनी चाहिए। क्या एबिलिटी होनी चाहिए? एबिलिटी ये होनी चाहिए, कोई भी चीज पर आपको अगर लिखना है तो उसका इंट्रोडक्शन होना चाहिए।
ठीक है, मान लिया हम नींद के बारे में लिख रहे हैं, मान लिया मुझे टॉपिक दिया सर नींद के बारे में आइए, एक आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि जो स्लीपिंग है, ठीक है, हम जो सोते हैं उस नींद के बारे में हमको निबंध लिखना है। तो आप क्या बताओगे? ऐसा तो नहीं लिखोगे प्राचीन काल से नींद का बहुत बड़ा महत्व है, बोलो। अब यहां से तो स्टार्ट नहीं कर सकते हैं कि सर हिस्ट्री से ही स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है। तो आप क्या बता सकते हैं? जीवन में मनुष्य का, ठीक है, जीवन में मनुष्य का या जानवरों का, जानवर या मनुष्य सभी के लिए जीवन में नींद का बहुत महत्व है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से या लंबे जीवन के लिए, ठीक है। नींद के फायदे क्या होते हैं? कि हमारा शरीर फिट रहता है, स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिख सकते हैं। दूसरा क्या बता सकते हैं? दूसरी बात ये बता सकते हैं कि कुंभकर्ण 6 महीने सोता था। ऐसा सुना है ना आपने कि कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और 6 महीने क्या करता था? जागता था। तो ऐसे भी इंसान इतिहास में पाए गए हैं। अभी कितना सच है हम तो नहीं बता सकते, हमने तो सुना है, और साइंस सुनी हुई चीजों पर विश्वास नहीं करता है। अभी कितना साइंस है हम इस डिबेट में नहीं पढ़ेंगे, बट हम सिर्फ जरूर बताएंगे, कुंभकर्ण की बात जरूर करेंगे। जब भी नींद की बात आएगी तो हम कुंभकर्ण को जरूर उसके साथ जोड़ेंगे, तो एग्जाम को थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। हाँ भाई ये तो सही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका क्या बताएंगे हम? नींद के बारे में बताएंगे कि जो एक अच्छी स्लीपिंग होती है वो कैसे आती है। फिर बताएंगे नींद नहीं आने के कारण क्या है, नींद क्यों नहीं आती है। हमें सब चीजों पर डिस्कस करना है ना। फिर लास्ट में कंक्लूजन क्या देंगे कि नींद कैसे नहीं आनी चाहिए, इसके लिए विद्यार्थियों को क्या प्रयास करने चाहिए। बजाय कि हम ये जरूर बताएंगे कि बच्चे 8 घंटे सोएं, एक बैलेंस में सोएं, उसके लिए उनको क्या प्रयास करने चाहिए, मोबाइल देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। मतलब कोई भी टॉपिक हो उसके प्रोज, उसके कॉन्स, उसके कंक्लूजन, फिर से वही बात आ गई, क्या? एबिलिटी टू थिंक, ठीक है, एबिलिटी टू थिंक। कोई भी है, अब मान लिया कोई पूछे सर टूथब्रश पर निबंध लिखिए, टूथब्रश सुबह सुबह करते हैं ना, तो आप बता सकते हैं टूथब्रश क्या होता है। हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि हमें जवान रहने के लिए, हमें स्वस्थ रहने के लिए हमारे दांतों का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर दांत स्वस्थ नहीं होंगे तो हम, हमारे जीवन में क्या होगा, हमारे दांत जल्दी खराब हो जाएंगे, हम बूढ़े हो जाएंगे। हमें कब ब्रश करना चाहिए, फिर हमें लास्ट में कंक्लूजन क्या होना चाहिए, ब्रश हमारा प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए, और उसे एनवायरमेंट से जोड़ेंगे आप, कि बताएंगे आपकी बायोडिग्रेडेबल है या नहीं। पॉल्यूशन से जोड़ दिया कि नहीं जोड़ दिया, बोलो बेटा। तो क्या बात समझ में आई आपको? समझ में आना चाहिए कि कोई भी टॉपिक है, आपकी एक बेटा एक योग्यता होनी चाहिए सोचने की। थिंकिंग एबिलिटी बहुत जरूरी है। ये तो मैंने आपको एक जनरल आइडिया दे दिया। अब सवाल ये है कि हम यूपीएससी के निबंध अगर लिखेंगे तो सबसे पहले क्या करो। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि यूपीएससी जो करता है वो ये करता है कि ऐसे टॉपिक आपको दे रहा है जो टॉपिक हम एकदम जाके तो नहीं लिख सकते, एकदम जाके तो नहीं लिख सकते। मान लिया उन्होंने पूछ लिया कि जीवन क्या है। जीवन एक पश्चाताप है, रिग्रेट है, लाइफ इज रिग्रेट। जीवन एक पश्चाताप है, इस जीवन में हम क्यों आए, पश्चाताप हो रहा है, इससे बढ़िया हम नहीं आते तो ज्यादा अच्छा था। अब इस पे लिखना होगा तो फिर आप क्या करोगे कि जीवन एक पश्चाताप नहीं है। फिर आप एग्जाम्पल दोगे, बुद्ध के एग्जाम्पल दोगे कि देखो उनका जीवन कितना सफल रहा। विवेकानंद की बात करोगे, जीवन कहां पश्चाताप है, ठीक है। विवेकानंद की बात कर सकते हैं, कलाम साहब की बात कर रहे हैं। ये मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं बेटा कि कोई भी टॉपिक जो होता है ना, उसको सोचने की हमारे अंदर एक एबिलिटी होनी चाहिए, और वो एक कंस्ट्रक्टिव वे में होनी चाहिए। अपने आइडियाज हमको सीक्वेंस में
एक सीक्वेंस में समझाने हैं, हमारे अंदर लॉजिकल रीजनिंग के साथ समझाने हैं, हमको इफेक्टिवली बताने हैं, और हमें एक इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन देना है। ऐसा तो है नहीं उन्होंने नींद के ऊपर पूछा तो आपने किताब लिख दी। उन्होंने जो पूछा है ना कि भाई आपको 300 वर्ड्स में लिखना है या आपको 1000 में लिखना है, उतने में तो लिखना है ना आपको। बोलो कि नहीं साहब मैंने तो निबंध में पीएचडी की है, आप बताओ तो मैं पीएचडी कर दूं अभी। आप बताओ मैं आपको किताब, मुझे 10 दिन का टाइम दो, मैं किताब छाप के दिखा देता हूं। आप क्या टेस्ट करोगे मेरा? नहीं होता बाबा ऐसा। उन्होंने टाइम दिया आपको, कितना टाइम दिया? जो भी टाइम दिया उसमें आपको लिखना है। तो यहां पे इफेक्टिव लिखना है अपने आइडियाज को, और एग्जैक्ट एक्सप्रेशन देना है। और हमें क्या करना है? हमें PYQs, आज क्या करना है? PYQs मैंने आपको कल भी बताया था। अगर हमें हमारी तैयारी सही करनी है तो हमें पिछले 10 साल के 10 इयर्स के जो है क्या करने हैं? हमको एसेज लिखने हैं 10 इयर्स के। तो कितना हो गया? मान लिया CAPF के एग्जाम में 6 पूछे जाते हैं, ठीक है, और 10 साल के हो गए, तो कितने हो गए? कितने एसेज हो गए? बोलो। 10 ईयर के जो पेपर है आपके पास, और उसमें से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपके पास कितने आ गए? कितने ऐसे आ गए? 60। ठीक है, 60 का एक कागज पे लिखो आप, एकदम आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। मोक्ष प्राप्त ये हो जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक पे निबंध पूछा जाता है। बस एग्जैक्ट आप क्या करो, उन्हीं टॉपिक्स पे पढ़ना स्टार्ट कर दो। जब आप जीएस की स्टडी करोगे ना, ये CAPF के लिए बता रहा हूं, उन पर मैच्योरिटी डेवलप करना शुरू कर दो। उन पे मैच्योरिटी डेवलप करना शुरू कर दो। जब आप उन पे मैच्योरिटी डेवलप करना शुरू कर देंगे, आपको मतलब एक समझ में तो आएगा यार पढ़ना क्या है, यार मेरी जरूरत क्या है। फिर आप जब आप पढ़ोगे ना तो उन टॉपिक पे आप फोकस करोगे। जब आप जीएस पढ़ेंगे या जब आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, तो आईएएस के एग्जामिनेशन में क्या होगा? आईएएस के एग्जामिनेशन में भी हमको क्या करना है? 10 साल के एक कागज पे लिखो। जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला है, कलेक्शन से कुछ नहीं होगा, ये मैं गारंटेड आपको बता दूं। आप 10 साल के एक निबंध का एक बंच बनाओ अलग से और लिखो 10 साल के, और सोचो कि वो कौन कौन से टॉपिक पर ऐसे पूछ रहे हैं। और जब आपको ये पता चल जाएगा कि 10 साल में कौन कौन से ऐसे पूछे गए हैं, तो हमको किस डायरेक्शन में, हमको अपने प्रिपरेशन को कहां पे किस डायरेक्शन में ड्रैग करना है, किस डायरेक्शन में जाना है, ये आपको समझ में आएगा। तो ये तो हो गया कि हमको क्या करना चाहिए। यहां तक पता चला आपको, समझ में आया बेटा? यहां तक की स्टोरी कंप्लीट है। आगे सवाल ये होता है कि हाउ टू राइट, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाउ टू राइट एन आउटस्टैंडिंग एसे। आपके सामने एक सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि हाउ टू राइट एन आउटस्टैंडिंग एसे, एक बहुत अच्छा निबंध कैसे लिखा जाए। तो देखिए जीएस में क्या होता है, जब हम जनरल स्टडीज में आंसर लिखते हैं तो एग्जैक्ट जो हमसे पूछा जाता है हम वही आंसर लिखते हैं, क्योंकि हमें जो चीज हमसे पूछी गई है हम वही आंसर करते हैं, वही लिखते हैं हम। लेकिन यहां पर कंट्रीब्यूशन है। कंट्रीब्यूशन जैसे मान लियो फॉर एग्जांपल 100% है, ऐसे के पेपर में 100% अगर हमें तैयारी करनी है तो उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी चीज क्लैरिटी कब है। कि मान लिया अगर आपको मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं
तो पहले मेरी क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे आपको क्या पढ़ाना है, मुझे आपको कौन सी चीज़ बतानी है, क्या मेरे लिए ज़रूरी है आपको बताना। तो सबसे पहले तो मेरे माइंड में खुद ही कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, मेरे पास खुद आइडियाज़ होने चाहिए कि मैं अपने लेक्चर्स को कैसे आपको पढ़ाऊंगा, कैसे मैं आपको सिंपल तरीके से समझाऊंगा। तो जो टॉपिक आपने पिछले 10 वर्षों में या 10 इयर्स में आपने डिसाइड किए हैं, उन टॉपिक के बारे में आप ध्यान रखो और उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स तैयार करो। ठीक है, क्या तैयार करो? कॉन्सेप्ट्स, उनके बारे में A to Z आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। क्या समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल एनर्जी है कि मान लिया आपने पूछा साइबर क्राइम है या डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी के बारे में आप एक कॉन्सेप्ट क्लियर करो। कॉन्सेप्ट मतलब समझो उस टॉपिक को, अवधारणा क्लियर करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। और कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ क्या होना चाहिए? आइडियाज क्रिएट करो। कॉन्सेप्ट पढ़ो, फिर आइडियाज क्रिएट करो। और आप आइडियाज और विचार कैसे क्रिएट करेंगे? कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज आप तब क्रिएट करेंगे, आइडियाज आपको तब आएंगे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप बताया कि आपके यहाँ पानी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वाटर का चैलेंज है, अभी दिल्ली में बहुत ज़्यादा पानी की समस्या चल रही है, ये वाटर क्राइसिस है, बेंगलुरु में भी आपने देखा है। अभी मैं मान सकता हूँ, करंट अफेयर्स में पढ़ रहा हूँ, अब मैं देख रहा हूँ कि हाँ दिल्ली में पानी का प्रॉब्लम है, बेंगलोर में पानी का प्रॉब्लम, वाटर क्राइसिस। मुझे पता है ऐसे तो नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ CAPF में पूछ सकता है। ये चल रहा है, मुद्दा चल रहा है करंट अफेयर्स में। GS के पेपर में जरूर पूछेगा, इस एग्जामिनेशन में, ये आपको बता रहा हूं। हम डेली देखते हैं पेपर में क्या चल रहा है, वाटर क्राइसिस चल रहा है, लेकिन हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है हमको नहीं पता होता। तो वाटर क्राइसिस जो है ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। तो वाटर क्राइसिस क्यों है? ठीक है, वाटर, अब सबसे पहले जीवन, हमारे पृथ्वी पे कितना अर्थ है, हमारी पॉपुलेशन कितनी है, हमारे यहाँ कितना वाटर है, वाटर लेवल नीचे क्यों जा रहा है। फिर वो जोड़ेंगे कौन सी? अटल भूजल योजना, सरकार के द्वारा एफर्ट्स लाया जा रहा है, सभी घरों में नल लगाए जा रहे हैं, ये आपको पता होगा, जल जीवन मिशन से उसको कोरिलेट करेंगे। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? हमारे कॉन्सेप्ट्स क्या है? 2000 आपको पता होगा, हम स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, हमारे 100 स्मार्ट सिटी की बात है। हम देखेंगे उसमें स्मार्ट सिटी होता क्या है। भाई बिना पानी के तो स्मार्ट सिटी हो नहीं सकता है। फिर हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो 2047 तक हम क्या बनेंगे? एक डेवलप कंट्री बन जाएगी, विकसित देश। विकसित देश का मतलब हो गया भाई पानी भी ठीक ठाक रहेगा हमारे पास, वाटर रिसोर्सेज भी ठीक ठाक रहेंगे। अब चैलेंज ये है कि भाई अभी इतनी पानी की प्रॉब्लम हो रही है, वो तो 2047 की बात चल रही है कि जब हमारे पास पानी होगा। सोचना है, यहीं पे क्या आ गया, यहां पे क्या आ गया? लॉजिकल रीजनिंग कैसे होगा, क्या करना चाहिए, इफेक्टिव तरीके से क्या करना है, अभी से क्या सोचना है। ठीक है, और सवाल यहां पे इंपॉर्टेंट है कि जब आपके पास ये आइडियाज होंगे, कॉन्सेप्ट्स को आपने समझा, कॉन्सेप्ट्स का मतलब है मैटर को समझना, मतलब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। 40% जब भी आप ऐसे लिखेंगे, 40% कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी होनी चाहिए। आइडिया शुड बी क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए, क्रिस्टल क्लियर चाहिए, उसके अंदर पॉल्यूशन नहीं चाहिए। आपके जो आइडियाज है ना, वो पॉल्यूटेड नहीं होने चाहिए। पॉल्यूटेड का मतलब क्या हो गया? पॉल्यूटेड का मतलब हो गया कि आपकी किसी पॉलिटिकल पार्टी से आपके आइडियाज इन्फ्लुएंस्ड हैं, क्या पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो आपके आइडियाज पॉल्यूटेड हो जाएंगे। क्या पता चला कार्ल मार्क्स के बहुत अच्छे सपोर्टर हैं, कार्ल मार्क्स, और कार्ल मार्क्स जो सोचता है वही आप सोचते हैं, ये पॉल्यूटेड हो गए। भाई आपकी पर्सनैलिटी का चेकिंग हो रहा है, दूसरे की पर्सनैलिटी का चेकिंग थोड़ी नहीं हो रहा है कि सब उसके आइडियाज आप लेकर आए।
आइडियाज आपके खुद के होने चाहिए, बट आइडियाज आपके खुद के कब बनेंगे? तब बनेंगे, आइडियाज आपके तब बनेंगे जब आप थिंकिंग एबिलिटी होगी, पढ़ेंगे चीज़ों को, जैसे जैसे सिंथेसिस करते रहेंगे, जैसे जैसे तो। और 40% कॉन्सेप्ट बताया, आइडियाज। आइडियाज कैसे जनरेट होंगे? कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, टॉपिक को डिसाइड करेंगे, टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, सोर्स मैं आपको बताऊंगा। आप पहले टॉपिक तो निकालो, आप पहले टॉपिक निकाल के मुझे बताओ। और जब कोई चीज को लिखेंगे तो 30% उसमें क्या होना चाहिए? रीजनिंग होना चाहिए, रीजनिंग। रीजनिंग जैसे मान लिया पॉपुलेशन कंट्रोल पे लिख रहे हैं आप, तो रीजनिंग होना चाहिए कि पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे की जा सकती है, तार्किक तरीका, लॉजिकल तरीका। ग्लोबल वार्मिंग को कम कैसे कर सकते हैं? लॉजिकल है कि सर पेड़ लगाएंगे हम। अब ऐसा तो है नहीं एक दिन पे पेड़ लगाएंगे सब कुछ सही हो जाएगा। मतलब हमको क्या करना चाहिए, शॉर्ट टर्म में हमको क्या करना चाहिए, लॉन्ग टर्म में क्या होना चाहिए। कभी भी कोई भी टॉपिक पे आप लिख रहे हैं तो उसके रूट कॉज में जाइए, रूट कॉज में जाइए। और रूट कॉज में जाने के बाद, रूट कॉज में जाने के बाद उसमें रीजनिंग आपको दिखानी है 30%। रीजनिंग, हर चीज रीजनिंग से बतानी है। डेटा दे सकते हैं आप, एग्जाम्पल्स दे सकते हैं आप, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसमें 20% क्या होने चाहिए? 20% उसमें फैक्ट्स होने चाहिए। 20% क्या होने चाहिए? फैक्ट्स। क्योंकि फैक्ट्स नहीं होंगे, डेटा नहीं होगा, तो भी आप चीजों को नहीं बता पाएंगे। अब मान लिया पॉपुलेशन के ऊपर में देखो, छोटे छोटे एग्जाम्पल क्यों ले रहा हूं? ताकि आप मेरी बातों को ठीक से समझ पाए। भारत की पॉपुलेशन के ऊपर आप लिख रहे हैं, इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में अगर आप बता रहे हैं, तो आपके पास डेटा होना चाहिए कि भाई इंडिया की पॉपुलेशन, अब अभी आपने किताब में पढ़ा भारत की दुनिया की सबसे बड़ी, आपने 5 साल पहले की किताब खरीद ली, उसमें लिखा है कि इंडिया, चाइना सबसे ज्यादा, चाइना की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। लेकिन लेटेस्ट में क्या है? भारत की पॉपुलेशन क्रॉस कर गई चाइना। क्या मेरी बात समझे? ये फैक्ट हो गया ना, बोलो, ये फैक्ट हो गया ना। तो फैक्ट्स की जरूरत भी तो पड़ेगी ना आपको, कि नहीं पड़ेगी? फैक्ट्स की जरूरत भी आपको पड़ेगी। मान लिया आप पार्लियामेंट के ऊपर लिख रहे हैं, इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम के ऊपर लिख रहे हैं, वुमेन्स के ऊपर लिख रहे हैं, तो आपके आपके पास डेटा होना चाहिए कि साहब अभी 18th लोकसभा आई है, तो 18th लोकसभा में कितने वुमेन्स के रिप्रेजेंटेशन कितने परसेंट है भाई, तभी तो आप बता पाएंगे ना। और ये नॉलेज आपको कहां से मिलेगा? यही तो हमको बुनना पड़ता है, बीनना पड़ता है हर जगह से। यही तो कांस्टेंट प्रिपरेशन है कि हमारे दिमाग खुला होना चाहिए। हमारे पास हर चीज में इंपॉर्टेंट डेटा क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है। तो कितने परसेंट हो गया? 40% कॉन्सेप्ट्स हो गया, 30% रीजनिंग हो गया, और 10% क्या होना चाहिए? 10% आपका, 10% आपका क्या होना चाहिए? 10% होना चाहिए एनालिसिस होना चाहिए, इवैल्यूएशन। 10% एनालिसिस होना चाहिए, इवैल्यूएशन होना चाहिए टॉपिक का। तभी जो है आप अच्छा से अच्छा लिख सकते हैं। देखो, हमेशा ध्यान रखो, कभी भी कोई चीज अगर हम बता रहे हैं, कि मान लिया हमें रसगुल्ले बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है, कि बच्चा कौन सा रसगुल्ला, कौन सा गुलाब जामुन अच्छा लगता है? सर वो सफेद वाले अच्छे लगते हैं हमको, तो काले वाले बहुत अच्छे लगते हैं, मैं तो बहुत खाता हूँ। चलो रसगुल्ले पे नहीं बदलेंगे, बताओ रसगुल्ला क्या होता है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, फिर आप बताओ टाइप्स ऑफ रसगुल्ला। हाँ, बंगाली रसगुल्ला बहुत अच्छा होता है, ठीक है, उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई, मतलब एक बात बता रहा हूँ, आप समझिए। फिर आप कैसे बता सकते हैं कितने खाने चाहिए? फिर लास्ट में आप क्या बता सकते हैं? लास्ट में ये बता सकते हैं कि आज की लाइफस्टाइल में हमें क्या होता है, उससे क्या होगा? हमारा वेट बढ़ेगा। हम मीठी चीजें क्या करेंगे, खाएंगे तो क्या बढ़ेगा? हमारा वेट बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा? दूसरी बात, हमें क्या हो सकता है? डायबिटीज हो सकती है, हमें शुगर प्रॉब्लम हो सकता है।
चीनी जो है जीवन में एक हेल्दी रहने के लिए हमको क्या नहीं खाना चाहिए? मैदा नहीं खाना चाहिए। आप खाइए डेली, बर्गर खाइए, बर्गर, समोसे, बड़ा पाव, खींच खींच के खाओ। देखो 10 महीने के अंदर आप टुनटुन हो जाएंगे। ऐसा लगेगा कहां से आए आप। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? चीनी भी वैसे ही है, चीनी भी वैसे ही काम करेगी। तो मतलब अगर हम लिख रहे हैं तो कंक्लूजन क्या होना चाहिए? राइट अ कॉल टू एक्शन। क्या लिखेंगे आप हमेशा? मैं बहुत सादा से सिंपल एग्जांपल क्यों बता रहा हूं? ताकि मैं अपनी बात आपके सामने ठीक से रख सकूं। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं कि मैं आपको एकदम पहले लेक्चर में हम आपको एकदम ऐसी ऐसी चीजें बताने लगे जो आपको बाउंस हो जाए। मेरे लेक्चर का कोई फायदा नहीं है। मैं बहुत सिंपल तरीके से अपनी बात को आपके सामने रखना चाहता हूं कि कोई भी, ध्यान रखो, अगर कभी भी कोई भी निबंध होता है या कोई भी ऐसे होता है तो हमारा पहला प्रायोरिटी होता है राइट अ कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन, कंक्लूजन हमेशा लिखना है। मतलब रीस्टेट योर थीसिस स्टेटमेंट, सपोर्ट आर्ग्यूमेंट्स। रीस्टेट योर थीसिस स्टेटमेंट, सपोर्ट आर्ग्यूमेंट। मतलब एक आपको एक कॉल टू एक्शन, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये इसका मतलब है। कभी भी आप निष्कर्ष लिखो, कभी आप निष्कर्ष लिखो, कंक्लूजन लिखो, तो बस यही आपको बताया, क्योंकि कंक्लूजन में ही आपको मार्क्स मिलते हैं। एग्जामिनर स्टार्टिंग से लेके एंड तक पढ़ेगा, और एंड में आपने मूड खराब कर दिया उसका, तो फिर क्या हो जाएगा? आपको कम मार्क्स देगा, और कम मार्क्स देगा तो आपको नुकसान होगा। हमेशा कभी भी जब आप ऐसे लिख रहे हो तो ऐसे में हमें लिखना क्या होता है? देखो, सबसे पहले क्या होता है, कोई भी ऐसे लिखते हैं तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखते हैं। ठीक है, अब हेडिंग नहीं डालनी, इंट्रोडक्शन। ये बचपन में था, इंट्रोडक्शन हेडिंग डाला, इंट्रोडक्शन। हेडिंग में नहीं लिखते हैं भाई साहब, बहन जी, इसको हेडिंग में नहीं लिखना है। इसको लिखना है, एक हमारा इंट्रोडक्शन का मतलब हो गया कि हमारा जो पहला पैराग्राफ होगा, हम उसकी शुरुआत कैसे करेंगे। मान लिया अगर हमको लिखना है तो हम क्या लिखें? रसगुल्ला मजा आता है, बहुत मीठा होता है। एग्जाम को ये समझ में आया, अच्छा ये क्या मीठा होता है, ये क्या मतलब, थोड़ा सा बहुत सिंपल तरीके से समझाना चाहता हूं आपको कि एग्जामिनर का एक इंटरेस्ट देखना चाहिए, इंटरेस्ट समझ में आना चाहिए। तो इंटरेस्ट तब आएगा जब आप कुछ अच्छा लिखेंगे। अब अच्छा कैसे लिखेंगे? तो पहला पैराग्राफ कोई भी आप शुरू करेंगे, कोई भी पैराग्राफ शुरू करेंगे तो सबसे पहले ऐसा नहीं है कि निबंध आया और हमने लिखना स्टार्ट कर दिया। थोड़ा सोचो, थोड़ा समय लो, एटलीस्ट 10 मिनट का टाइम लो, सोचो कि हम इसके बारे में क्या क्या लिख सकते हैं, क्या क्या टॉपिक हम लिख सकते हैं। मान लिया उन्होंने ऐसे पूछा, अब मैं ऐसे के एग्जाम्पल आज तो नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि आज तो एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर मैंने ऐसे का लिया है। आपका आज के लेक्चर का जो मेन मोटो है वो यही है कि आपको बेसिक समझा देना, इसलिए मैं बेसिक ही बहुत ज्यादा सिंपल तरीके से एग्जाम्पल ले रहा हूं कि आपको एक इंट्रोडक्शन अच्छा लिखना आना चाहिए। और इंट्रोडक्शन होता है क्या? इंट्रोडक्शन मीन्स इंट्रोडक्शन। अब मान लिया किसी ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? सर कालूराम। तो इंट्रोडक्शन ही मजाकिया हो गया ना एकदम, मतलब सोचो बाप रे, ये आईएएस के एग्जाम दे रहा है, इसका नाम कालूराम। मतलब ठीक है भाई, उसके माँ बाप ने रख दिया होगा, वो बेचारा क्या कर सकता है, उसकी मजबूरी है, या तो वो सर्टिफिकेट चेंज कराए,
वो कितना प्रॉब्लम में आएगा, कितना प्रॉब्लम होगी, अब दे दिया घर वालों ने, नाम तो दे दिया। तो जो इंट्रोडक्शन होना चाहिए वो कहीं भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा ऐसा लगे कि नहीं साहब, अब मान लिया उन्होंने बोला कि भाई पिताजी का नाम क्या है, घसीटा राम, ठीक है, घसीटा राम नाम है, ये भी एक नाम है, ऐसी बात नहीं है, बट इससे लोग शॉक्ड हो जाएंगे, अरे बाप रे ये कैसा नाम है। ठीक है, बहुत सारे लोग अपने नाम क्या रखते हैं, अभी ओसामा बिन लादेन है, ठीक है, आतंकवादी है, तो मैंने देखा है, हाँ भाई तेरा नाम क्या है, ओसामा नाम है मेरा, तो हमारी पिक्चर तो पहले ही क्या हो गई, पहले ही गड़बड़ हो गई, अरे बाप रे ये तो ओसामा है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन भाई ऐसा मत करो, ऐसा मत करो कि जिसमें आप कोई, अभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग स्टार्ट करते हैं तो ऊपर लिख देते हैं क्या, जय श्री राम, ठीक है, स्टार्टिंग में लिख देते जय श्री राम। भाई कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है, आपके धर्म की बात है, भगवान को तो भगवान हमारे लिए सबसे पहले है। भाई साहब वो यूपीएससी का एग्जाम है, ठीक है, यूपीएससी का एग्जाम है, वो यहाँ पे आप लिख के कुछ चलने वाला नहीं है ये सब, ठीक है। ऐसा लोग करते हैं, अभी किताबों में भी लिखते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं स्टार्टिंग में ये स्टार्ट करते हैं। भाई ऐसी चीज कुछ भी मत लिखना, ठीक है, एक मैच्योरिटी नहीं है, एक पढ़े लिखे लोग नहीं लिखते हैं ऐसा, ठीक है, स्टार्टिंग ऐसा मत करना। अब इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए कि जिसमें किसी के कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, शेरो शायरी से स्टार्ट कर सकते हैं, शेरो शायरी भी आपको आनी चाहिए, कोटेशंस भी आपको आने चाहिए, दोहे भी आपको आने चाहिए, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। हम लोग, अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा तो अब नेक्स्ट क्लास में आपको कुछ ऐसे भी लिख के दिखाएंगे, तो इससे आपको ये पता चलेगा कि निबंध कैसे लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, ये लिखना कोई बुराई नहीं है, बट कम से कम यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ पे मतलब ठीक नहीं, मेरा मानना है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वैसे ठीक है, आपकी पर्सनल चॉइस है, यूपीएससी के एग्जाम में तो ये काम नहीं करना है। तो पहला हो गया इंट्रोडक्शन शॉर्ट होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं होना चाहिए। फिर आप क्या कर सकते हैं, मान लिया आपने इंट्रोडक्शन लिखा, ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद फिर आपने चेंज किया टॉपिक, फिर से चेंज किया, फिर आपको ये पता होना चाहिए क्या जब आप लिख रहे हो कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, पहले पैराग्राफ में क्या लिखना है, सेकेंड पैराग्राफ में क्या लिखना है, थर्ड पैराग्राफ में क्या लिखना है, थर्ड पेज पे क्या लिखना है, फोर्थ पेज पे क्या लिखना है, फिफ्थ पेज पे क्या लिखना है, सिक्स पेज पे क्या लिखना है, सेवन पेज पे क्या लिखना है, एट्थ पेज पे क्या लिखना है, नाइन्थ पेज पे क्या लिखना है, 10th पेज पे क्या लिखना है, कंक्लूजन में क्या लिखना है। जैसे आप 12 पॉइंट्स बना लो, रफ में 12 पॉइंट बना लो, तो पॉइंट बनाने से क्या फायदा होगा, पॉइंट बनाने से फायदा होगा आपका कभी भी डाइवर्जन नहीं होगा, आपको ये पता चलेगा कि मुझे इस पेज पे क्या एक्सप्लेन करना है, कौन कौन सी चीजें मुझे बतानी है। फिर आपने पॉइंट्स देखो, सेकंड पेज लिख लो, तो लिखते लिखते आपको आइडिया भी आएगा, तो आपका जो निबंध लिखने का जो आपको जो कह सकते हैं 12 पेज में तो आप कहीं जा रहे थे कहीं पहुंच जाएंगे, अगर ऐसे ही लिखते रहेंगे, पता नहीं क्या लिख रहे हैं, ठीक है, इमोशनल हो जाएंगे, आपके आंसू आने लगेंगे क्लाइमेट चेंज को लेके, और आंसू आ जाएंगे, बाढ़ आ जाएगी, कॉपी भर जाएगी, फिर आप उसमें बह जाएंगे, फ्लड आ जाएगा, ठीक है, इससे कुछ मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। तो इसलिए अच्छा क्या हो, अच्छा ये हो, फायदा ये है कि आप 12 पेजेस लिखो, 12 पेजेस में पॉइंट्स लिखो, पॉइंट्स में उनको एक्सप्लेन करो, मेन पॉइंट्स नोट कर लो, फिर आप जब लिखेंगे ना तो लिखते समय धीरे धीरे चीजें अपने आप पता चलती हैं, आप ट्रैक पर रहेंगे, डाइवर्जन नहीं होगा, कंक्लूजन अच्छा देंगे, तो इससे आपका निबंध जो है अच्छा बनेगा। अब सवाल ये है कि देखो, हर व्यक्ति के जीवन में एक राइटिंग स्किल्स होती है, मतलब लिखने की, लेखन कला जिसको बोलते हैं, राइटिंग स्किल्स।
राइटिंग स्किल्स का मतलब क्या होता है? देखो, दो तरीके से सेंटेंस को बोला जा सकता है, ठीक है। आप जैसे बोले, ये जैसे बोले, ये मेरी माताजी हैं। माताजी का मतलब जानते हो आप? ये मेरी माताजी है, समझते हो? मतलब ये मेरी मदर है, ठीक है। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मेरे पापा की लुगाई हैं। ठीक है। सेंटेंस दोनों एक ही जैसे है कि नहीं है? बोलो, सेंटेंस दोनों का मीनिंग एक ही जैसा है कि नहीं है? अरे बोलो, अर्थ एक ही है ना। लेकिन आपने क्या किया, बहुत गंदे तरीके से लिख दिया है, और ये किसी को भी पसंद नहीं आएगा। इसे कहते हैं लैंग्वेज, इसे कहते हैं भाषा। और ऊपर वाली भाषा कैसी है? शिष्ट है, जिसमें शिष्टाचार है, जिसमें सिविलाइजेशन है। और इसमें लिखने का मतलब बात वही है, बट ये क्या हो गया, बहुत गंदा तरीका हो गया। इसलिए हमेशा लाइफ में लैंग्वेज का बहुत ही असर होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है लैंग्वेज। लोग तो बोलते हैं ना, सर लिखे कैसे, हमको सब आता तो है, हमने तो बहुत पढ़ा है, लेकिन हमको लिखना नहीं आता है। तो आप जब भी किसी को लिखें तो कैसे लिखें? शिष्टाचार से। शिष्टाचार का मतलब पोलाइट वे में। शिष्टाचार का मतलब क्या है? एक ऐसी लैंग्वेज में लिखें। लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? निबंध में लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जो कि एक शिष्टाचार दिखाया जाना चाहिए, एक पढ़े लिखे की भाषा दिखनी चाहिए, एक एजुकेटेड पर्सन की लैंग्वेज दिखनी चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। क्या ये पॉइंट समझ में आया? लैंग्वेज पे कमांड होना चाहिए। जो भी लैंग्वेज में आप लिख रहे हैं, हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी अच्छी होनी चाहिए, मराठी में लिख रहे हैं मराठी अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश में लिख रहे हैं इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। अब मान लिया मीडियम है आपका, क्या है? इंग्लिश मीडियम। मान लिया आपका हिंदी मीडियम, ठीक है। अब आप बोले हैं एग्जामिनर को मुझे सबक सिखाना है। क्या सबक सिखाना है? कि साहब साइकिल को बोलते हैं क्या? साइकिल को बोलते हैं द्विचक्र वाहिनी। आप हिंदी में लिख रहे हैं ना, आप हिंदी में लिख रहे हैं तो आपने लिखा हिंदी मेरी बहुत अच्छी है, ऐसे दो चक्र वाहिनी से चलता हूं मैं, ठीक है। रेलगाड़ी को क्या बोलते हैं? लोहपथ गामिनी। क्या बोलते हैं? लोहपथ गामिनी। हिंदी में रेलगाड़ी को बोलते हैं, ट्रेन को बोलते हैं लोहपथ गामिनी। और भाई साहब लिख के आ गए आप लोहपथ गामिनी, तो एग्जामिनर बेचारा कंसल्ट कर रहा है, भाई ये कौन सी लैंग्वेज है, ठीक है, ये कौन से पढ़ के आया, कौन से स्कूल से पढ़ के आया, भाई मेरी समझ में तो नहीं आ रहा है, ठीक है। वैसे आप इंग्लिश के बहुत प्रकांड विद्वान है साहब, ऐसी इंग्लिश बोलते हैं आपको लगता है कि भाई ये इंडियंस इंग्लिश बोलते हैं, तो वैसे ही नहीं, हम तो अमेरिका से रिटर्न है, ठीक है, अमेरिका है या फिर यूएस से रिटर्न है या फिर इंग्लैंड से हैं, और ऐसी आपने इंग्लिश के टर्म्स आपने ठूस दिए उसमें कि एग्जाम को बेचारे समझ ही नहीं आ रहा है। तो भाई साहब आप एग्जामिनर को ये टैलेंट ना दिखाएं तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अपनी भाषा को कैसा रखें? एक एजुकेटेड पर्सन की तरह एग्जामिनर को सरल भाषा में। सरल का मतलब क्या होता है? सिंपल। सरल का मतलब क्या होता है? सिंपल, ठीक है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर मैं आपको डिफिकल्ट लैंग्वेज में पढ़ाने लगूं तो आपको लगेगा यार कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं सर क्या पढ़ा रहा है। तो हमेशा अपनी बात को जितना आप सिंपल तरीके से कहेंगे, साधारण तरीके से कहेंगे, एक शिष्ट तरीके से कहेंगे, एक एजुकेटेड व्यक्ति की तरह कहेंगे, उतनी चीजें लोगों को समझ में भी आती हैं और लोग आपको अप्रिशिएट भी करेंगे। हमेशा ध्यान रखना। और जब भी आप कम्युनिकेशन गैप बनाएंगे एग्जामिनर के साथ में,
तो उससे आपको कम मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, उससे आपको कम मार्क्स मिलेंगे। दूसरी बात, कभी भी ध्यान रखिएगा, हमें हमारे विचार कब बनते हैं, हमारे आइडियाज कब बनते हैं। हम जितना जितना पढ़ते हैं, हम जितना जितना रीडिंग करते हैं, उससे हमारे विचार बनते हैं, उससे हमारे आइडियाज बनते हैं। कौन कौन से टॉपिक पढ़ते हैं? जैसे जीएस है, हम इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, हम इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में पढ़ते हैं, हम एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ते हैं, हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। देखो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या पूछेंगे? मान लिया पूछा तो क्या पूछेंगे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, साइंस का हमारे जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है। हमारे अंदर रीजनिंग आती है साइंस से। पुराने समय में क्या था? भूकंप आता था तो लोग बोलते थे गाय थक गई है, गाय के ऊपर शेषनाग के ऊपर धरती है, वो शेषनाग थोड़ा सा हिल रहा है इसलिए पृथ्वी हिल गई। आप कहीं जाएंगे, अरे छींक दिया है, ये छींक आ गई, नहीं नहीं अभी नहीं जाओ, बाहर नहीं जाओ। कोई बोला बिल्ली रास्ता काट गई, अभी नहीं जाना है बाबा, अभी नहीं जाना है। अरे भाई, बिल्ली अपने घर जा रही वो, ठीक है, वो अपना काम कर रही, तुम अपना काम कर रहे हो, बिल्ली रास्ता काट गई, इससे क्या मतलब हुआ? क्या भाई इंडिया में ट्रेडिशन है कि नहीं है कि नहीं साहब आज थर्सडे है, आज तो हम बाल नहीं कटाते, नहीं आज नहीं कटाते, आज तो थर्सडे, नाखून भी नहीं काटते। भाई क्यों नहीं काटते तुम? तुम्हारे कुछ भगवान ने मैसेज किया है कि आज के दिन नाखून नहीं काटते? ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे इंडिया में, बहुत सारी चीजें बताने वाले। मुझे नहीं लग रहा ये बीमारी पता नहीं कहां से आई है। ठीक है, बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स लोग हैं इंडिया में, बहुत प्रॉब्लम होती है जीने में। तो ऐसे लोगों से हम तो दूरी बना के रखते हैं। अभी आप कितने उनके साथ हैं ये मुझे नहीं पता। तो साइंस पढ़ने से हमारे अंदर रीजनिंग आती है। बोलो, भोंदूराम कौन होते हैं? जो सिर्फ सुनते रहते हैं। हाँ, अभी आपने देखा होगा बाबा लोग प्रवचन करते हैं, बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, वो थीसिस बताते रहते हैं, बाबा जी ये प्रॉब्लम है, हमारे जीवन में बहुत दुख है, बताओ क्या करें। ठीक है, बहुत सारे बाबा लोगों के पास जाते हैं लोग, ये क्या है? अरे भाई, परेशानी तुमने खुद पाल रखी है कि साहब मुझे बीवी से बहुत प्रॉब्लम है, मैं बहुत दुखी हूं बीवी से। अरे भाई, शादी तो तूने की ना, बाबा से क्या पूछ रहा है? भाई तूने खुद प्रॉब्लम क्रिएट की है, बाबा उसका आंसर क्या देंगे? बोलो, आप मुझे बताओ। तो जीवन की कुछ प्रॉब्लम तो आपने क्रिएट की ना, तो सॉल्यूशन भी आप ही के पास है। वो बाबा जी क्या बताएंगे? बाबा जी के खुद को प्रॉब्लम है, बाबा जी ने खुद शादी नहीं की है, तेरे को क्या बताएंगे बाबा जी? ठीक है, बिल्ली रास्ता काट गई, कुछ लोग बोलते कि साहब, अभी मैं इन चीज़ों में नहीं जाना चाहता हूँ, जाने दो, ये तो मेरा सिर्फ टॉपिक यही है, हम डाइवर्ट नहीं होंगे, साइंस का टॉपिक हमारा। तो विज्ञान आपको क्या बनाता है? विज्ञान आपको लॉजिकल रीजनिंग से सोचने को बताता है। तो जीवन में हर चीज के पीछे सोचो। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लॉजिकल रीजनिंग से सोचो, यार मुझे क्या पढ़ना चाहिए, मैं ऐसे क्यों पढ़ रहा हूं। अगर मैंने आपको नोट्स बताया, मैं पढ़ रहा हूं साहब, मैं उसमें पढ़ते जा रहा हूं, भाई क्यों पढ़ रहे हो? सोचो तो, क्या पढ़ रहे हो? कल पवन ने मुझे फोन किया, बोला सर वो एग्जाम में थोड़ा एंशिएंट और मेडिवल के क्वेश्चन कम आते हैं, क्या मैं मॉडर्न से स्टार्ट करूं? मैंने कहा बिल्कुल करो, यही तो तुमको मोक्ष प्राप्त हुआ है जो पहले नहीं था। भाई खुद से आप क्या है, आत्मदीपो भव, सोचो आप कि आप क्या कर रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए। यही तो बुद्धिमानी है, यही तो इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? पढ़ाई लिखाई का मतलब थोड़ी होता है कि हमने डिग्री ले ली, अब हम पढ़ गए, कि साहब आगे लिख दिया पीएचडी और ये और वो, कुछ नहीं, मतलब नहीं है। आप हाथ धो के खाना नहीं खाते हैं, आपको ये नहीं पता है कि जर्म्स होते हैं हाथ में। भाई एजुकेटेड आदमी क्या करता है? पहले हाथ धोता है। मतलब सिंपल सी बात बता रहा हूं भाई। अभी हाथ धोने की पूछे कि नहीं, हाथ धो के ही खाना खाते हैं, ये कोई बता रहा है तो ये साइंस है, ये साइंस है कि हाथ में आपके जो है क्या होंगे,
बैक्टीरिया वगैरह जो भी होंगे, हाथ आपके गंदे होंगे, ये सही बात है। लेकिन कोई आपसे पूछे कि नहीं साहब, वो काली पहाड़ी के पीछे उधर जाके बरगद का पेड़ है, उधर आके पेड़ पे रस्सी बांध दी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये बेवकूफी वाली बात है। क्यों? विज्ञान हमको क्या सिखाता है? या आपने देखा होगा आपने एक चीज नोटिस की होगी। क्या नोटिस की होगी? सोचो, ध्यान से सोचना। हम सबके भगवान हैं, मतलब कोई ईश्वरीय शक्ति है जो हम सबको चला रही है। हम उस ईश्वर में भरोसा करते हैं, ईश्वर में विश्वास करते हैं, उसकी पूजा करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। कभी आपने देखा कि ये जो पक्षी होते हैं, पशु होते हैं, ये कोई पूजा कर रहे हो कि ये हमारे भगवान है, बैठे हो, मम्मी पापा सब बैठे हो, पूजा कर रहे हो, प्रे कर रहे हो किसी देवता की, करते हैं पशु पक्षी? या उनका कोई, बताओ, आप बताइए, कुछ करते हैं क्या? बहुत प्राकृतिक लाइफ है उनकी, नेचुरल, कोई बंधन नहीं, कोई बॉन्डेज नहीं है। रैशनल लाइफ जीनी है, रैशनल लाइफ, रैशनल लाइफ। आपको मैंने पढ़ाया होगा एक बार, अनएग्जामिन जो लाइफ होती है, ठीक है, अनएग्जामिन, आपको अपने जीवन का यही नहीं पता है कि जीवन में हमें क्या करना है, कहाँ जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, बस खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, इससे क्या जीवन का मतलब है? तो यहाँ पे हम ज़्यादा इधर उधर नहीं जाएंगे, हम सिर्फ यही देखेंगे कि आप करीब 50-60 टॉपिक चुनो, 50 और 60, और 50 और 60 टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, कॉन्सेप्ट्स उनके बारे में पढ़ो, जब भी आगे पढ़ना उनके बारे में पढ़ो, उनके बारे में सोचो, उनसे रिलेटेड कोई करंट अफेयर्स आता है उसको देखो, उसके बारे में फैक्ट्स इकट्ठा करो, उसके बारे में देखो, जब भी कोई चीज आती है, हाँ ये मेरे उस पेपर से रिलेटेड है। तो मतलब जहां पर जीएस में 130 मार्क्स लाना बहुत ही मुश्किल है, चैलेंजिंग है, वहीं आप टॉपर्स के जैसे मार्क्स ला सकते हैं 140 के आसपास। थोड़ा सा प्रयास करेंगे, डेली प्रयास करेंगे। आप ऐसे की तैयारी देखो, जीएस की तैयारी आप कर सकते हैं, ऐसे की तैयारी के लिए आपको टाइम चाहिए, ये एक दिन में नहीं होगी, इसके लिए आपको महीने काम करना पड़ेगा, महीनों। आपकी सोच डेवलप करनी पड़ेगी, आपको राइटिंग प्रैक्टिस डेवलप करनी पड़ेगी, और यही तो है एक नॉर्मल इंसान में और एक समझदार इंसान में। समझदार इंसान आगे की सोचता है और हमसे प्रिपरेशन करते हैं, तो हमारा थोड़ा फोकस ऐसे पे भी होना चाहिए। हम सब पढ़ते हैं, ऐसे को इग्नोर करते हैं। दैनिक जीवन के जो अनुभव होते हैं, डेली लाइफ के जो एक्सपीरियंस होते हैं, अब जैसे मान लिया कभी कभी सिविल सर्वेंट्स हैं, जैसे मान लिया कहीं कास्टिज्म का प्रॉब्लम है इंडिया में, इंडिया में कास्टिज्म का प्रॉब्लम है। एक आपने देखा होगा स्कूल में, भारत में बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ कास्टिज्म आज भी है। तो जो मिड डे मील स्कीम होता है, तो वहाँ पे किसी को अपॉइंट कर दिया, शेड्यूल कास्ट अपॉइंट कर दिया, तो पता चला कि वहाँ के बच्चे खाना नहीं खा रहे, कि नहीं साहब ये कैसे खाना बनाएगी, हम कैसे खा सकते हैं खाना। ये गांव में थोड़ा प्रॉब्लम है। तो डीएम साहब खुद गए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब खुद गए, कलेक्टर साहब खुद गए, उन्होंने खुद खाना खाया। ये एक एग्जाम्पल है जिनको आप दे सकते, बता सकते हैं। सब लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाते हैं? प्राइवेट स्कूल में। बड़े बड़े ऑफिसर हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाते हैं? गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं पढ़ाते हैं, बहुत कम, बहुत बड़े बड़े स्कूल में पढ़ाते हैं, लाखों में फीस होती है उनकी, और बेचारा गरीब बच्चा कहाँ पढ़ता है? सरकारी स्कूल में। आप बहुत सोचो आप। तो सरकारी स्कूल के प्रति जो लोगों की जो मेंटेलिटी है, क्यों है आखिर?
इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। क्यों? क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। बोलो बेटा, क्वालिटी आप पढ़े होंगे ना, कुछ हिंदी मीडियम के बच्चे पढ़ते हैं, मराठी मीडियम के स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं, बचपन में गांव में पढ़े होंगे आप। तो ये प्रॉब्लम कहां से आई? तो मतलब अगर मिनिस्टर लोग भारत में बोलेंगे ये सब चेंज होना चाहिए, कैसे चेंज होगा? जब मिनिस्टर लोग, बड़े ऑफिसर लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजेंगे तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें चेंज होगी, क्योंकि उनको पता है कि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, वहां की फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, क्योंकि वहां की क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। तो क्यों नहीं है? तो जो डेली लाइफ, तो क्या होगा कि कोई डीएम है अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाता है, ये एक एग्जाम्पल हो गया, ऐसा लिख सकते हैं, बता सकते हैं। ये ऑब्जर्व करना है, चीजों को ऑब्जर्वेशन करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, लोग फर्स्ट ऐसे अच्छा लिखते हैं, सेकंड ऐसे में क्या करते हैं, सेकंड ऐसे में जल्दबाजी कर देते हैं। जल्दीबाजी क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते। तो टाइम मैनेजमेंट कब आएगा? जब प्रैक्टिस करोगे आप। तो मुझे लगता है कि आज का जो ऐसे का सेशन था, ये सिर्फ इसलिए था, उसका एक इंट्रोडक्शन था, और इससे आपको बहुत सीख मिली होगी, आपको एक आइडिया मिला होगा। सेकंड स्टेप क्या है? आप एक पेपर लो, ऐसे लिखो, 10 साल के ऐसे लिखो, खुद से लिखो, और फिर उनका एक समरी बनाओ कि कौन कौन से टॉपिक पूछे गए हैं, उन टॉपिक पे काम करो, मुझसे पूछो, मैं आपको सोर्स बताऊंगा, उससे रिलेटेड पॉइंट्स लिख लो, क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। फिर थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, और जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस करने के बाद एक अच्छा लेवल देखोगे, धीरे धीरे मेरे पास भेजोगे, बताओगे, समझाओगे, तो ये आगे जाके आपका डेवलप हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। इसलिए मैंने आज ये लेक्चर लिया, क्योंकि जरूरी भी था। अब जब आप ये काम कर लोगे, तब हम सेकेंड पार्ट करेंगे। आपके ही ऐसे जो आपने टॉपिक बताए, उन टॉपिक पे मैं आपको प्रेजेंटेशन दूंगा कि देखो मैंने ऐसे सोचा, मैंने ऐसे लिखा, इसमें ऐसे ऐसे लिखा जा सकता था। हो गया आपका काम। क्यों बेटा? शायद मेरी बात मैं ठीक से रख पाया हूं, मेरी कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आया होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूं। कोई डाउट बेटा किसी को? लेक्चर समझ में आया अच्छे से? ठीक है, तो अभी आपकी बारी है, आपको काम करना है, आपको काम करना है, फिर मुझे अपडेट करना है, और जब आप मुझे अपडेट करोगे फिर हम आगे का स्टेप बताएंगे आपको, और फिर हम आगे का जो भी लेक्चर होगा वो हम लेंगे। तो आज हम क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, और हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको फिर से मिलेंगे। सभी को मेरा गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट बेटा।